Hello everyone, welcome to another episode of Talk with Tridev Tiwari. Today I am your host उत्कर्ष शुक्ला. दोस्तों, आज हमारे इस शो में जो पॉडकास्ट करने आ रहे हैं वो एक बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं और साथ ही साथ वो सोशल इश्यूज़ में काफ़ी जागरूक भी हैं. तो आइए मिलते हैं ब्रिजेश कुमार से और जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में. लेट्स गो. हाय ब्रिजेश. हेलो उत्कर्ष, कैसे हैं आप? मैं बहुत ही अच्छा हूँ. आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ. तो आपको कैसा लग रहा है पॉडकास्ट में आने पर? यार उत्कर्ष, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि अभी तक जितने देखे हैं पॉडकास्ट होते हुए देखे हैं एंड नाउ आई एम पार्ट ऑफ इट, सो आई एम वेरी एक्साइटेड. अ बिग थैंक्स फॉर योर ऑडियंस एंड नमस्ते टू कि आप लोगों ने मुझे इन्वाइट किया. एंड थोड़े से हैंड्स आपको दिख रहे होंगे मेरे कुछ काले काले से. तो ये मैं कल अपने फ्रेंड को हेयर कलर कर रहा था तो उसके स्टेन्स लग गए हैं. दाग अच्छे होते हैं, सब एक्सेल कहता है, बट यहाँ मुझे बुरे लग रहे हैं यार. सो प्लीज अवॉइड करना, याद कर. एंड थैंक्स टू यू फॉर इनवाइटिंग मी. थैंक यू सो मच. मोस्ट वेलकम. या ओके, तो ब्रिजेश जी रेडी हैं? बिल्कुल, पूरी तरह से. ओके, तो बताइए आप सबसे पहले अपने बारे में. उत्कर्ष, मेरी जो बॉर्न है वो आगरा की है. छोटा सा प्यारा सा शहर है आगरा. पापा मेरे इंडियन आर्मी में है तो पूरा आर्मी का कल्चर है. भाई मेरे इनकम टैक्स में है, सिस्टर मेरी टीचर है और मैं एक डिफरेंट पाथ पर, आई एम एन एक्टर और बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, अपना नाम बनाना है. और बस यार दैट्स इट. और एजुकेशन मैंने वहीं आगरा से ही कंप्लीट की है और आगरा में ही मेरी सारा बचपन सब वहीं गया है. सो बेसिकली आई एम आगरा बॉय. ओके, कूल. तो आगरा के बारे में जैसे आपने बताया आप आगरा से हैं. हाँ. तो आगरा के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, ऑडियंस भी जानती है. मतलब ताजमहल तो सभी जानते हैं. हाँ. ताजमहल के अलावा वहाँ पे ऐसी क्या चीज़ है, कुछ आप बता सकते हैं कि मतलब क्या ऐसी चीज़ फेमस है जिसके बारे में हम नहीं जानते या ऑडियंस नहीं जानती? कुछ बता सकते हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा बिकॉज आगरा के बारे में जाने लोग ये जानते हैं कि ताजमहल तो वहाँ है, सिर्फ यही लोग जानते हैं और इंटरेस्टिंग उसके अलावा कोई कुछ नहीं जानता. तो एक मिठाई मिलती है वहाँ पर, पेठा. बहुत सुना हुआ आपने आगरा का पेठा. पेठा आगरा जाओ तो पेठा ले आना. मैं भी इनफैक्ट मुंबई आता हूँ, दोस्त कह रहा है पेठा जरूर लाना. तो जो पेठा बनता है ना, जनरली मिठाइयों के बारे में हम ये सुनते हैं कि खोवे से बनती है, मेवा से बनती है, दूध से बनाते हैं. बट ये जो पेठा है, ये मिठाई बनती है, एक्चुअली इसका एक वेजिटेबल आती है. कद्दू, पंपकिन होता है और तरबूज कुछ इस शेप में काफ़ी बड़ी होती है. मतलब 10-10, 15-15 किलो का वो एक होता है. एंड उसको काट कर उसमें से वो पेठा बनाया जाता है. आई मीन वेजिटेबल से स्वीट. सो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लगती है अपने शहर के बारे में. सो आई थिंक लोग प्लीज़ आगरा जाओ तो पेठा ट्राई करना एंड फिर मुझे बताना उत्कर्ष को कैसा लगा. ओके, कूल. तो आपने बताया कि आप एक्टर हैं. जी. ओके, एक्टिंग जर्नी आपकी कहाँ से शुरू हुई? कैसे ख्याल आया आपको कि मुझे एक्टर बनना चाहिए? कब सोचा आपने ये? उत्कर्ष, जैसे मैंने पहले बताया कि एनवायरनमेंट तो इंडियन आर्मी का है घर में. तो वैसा तो घर में तो देखो कुछ था नहीं. राइट, आज स्पेसिफिक इसलिए पूछा मैंने. एग्जैक्टली. स्पेसिफिकली मैं आपको बताऊं, बट चूंकि अब आगरा है क्या नहीं, अभी भी छोटा शहर ही है, ग्रो करने की कोशिश कर रहा है. तो जनरली क्या होता है कि बच्चे या तो दिल्ली जाते हैं, आप वो जो यूपी में है तो आप लखनऊ चले जाते हैं, या आसपास के जो बड़े शहर हैं. तो मैं दिल्ली जाना चाहता था पढ़ने के लिए अपनी ग्रेजुएशन 12th के बाद. बट मम्मी पापा एग्री नहीं हुए. तो दिल्ली के तो न्यूज़ वगैरह से आती थी कि वहाँ ज़्यादा एनवायरनमेंट ठीक नहीं है. फिर जयपुर में मेरे कुछ रिलेटिव्स थे तो मम्मी पापा वहाँ के लिए एग्री हो गए और मैं जयपुर में गया. वहीं मैंने थिएटर, जयपुर में बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, कल्चरली बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है. मेरे कॉलेज में भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती थी. तो वो स्टडीज़ करते करते ना कहीं मेरा रुझान है ना उस तरफ आ गया. एंड धीरे धीरे नेचुरली मैं पहले थोड़ी सी एंकरिंग, छोटे मोटे शोज में एंकरिंग, और फिर मैं ज़्यादा ही उसके अंदर जब जाता गया तो मैंने कहा करियर एक्टिंग में बनाना है, क्लियर है, एक्टर बनना है. कोई अब MBA नहीं करनी, कुछ नहीं करना. थिएटर ज्वाइन किया, ट्रेनिंग ली एंड जर्नी स्टार्ट कर दिया. ओके, तो मतलब आपका कहना का मतलब है जो ये थॉट्स हैं आपके एक्टिंग के लिए जयपुर से आए? ये जयपुर से, इसके जो सीड्स हैं ना वो जयपुर से हैं सारे. जयपुर से. मुंबई कब आया? मुंबई में आया था 2021 में आए थे. बट उस समय वो एक शॉर्टेज ऑक्सीजन, कोरोना जो आया था, कोविड लगा था तो उसमें फिर हमें वापस जाना पड़ गया. तो 2021 के जनवरी में फिर मैं वापस आया था फुली पैक कर करके. हाँ चलो अब कोविड सब खत्म, सिचुएशन नॉर्मल है. आ गई 2021 के जनवरी में.
हाँ मतलब 2021 में एक बार आए थे, बट वो कोविड की जो लगा था लॉकडाउन वगैरह, बट उसकी आई थिंक मई या जून में सेकंड वेव आ गई थी ना। हाँ आई थिंक अप्रैल के आसपास शुरू हुई थी वो, और फिर वो पूरा ईयर ही निकल गया, क्योंकि घर वाले भी थोड़ा सा वरिड होते हैं कि मुंबई थोड़ा सा है बड़ा सिटी है, घर वाले दूर हैं, डर लगता है उनको, यहाँ कोई रिलेटिव्स भी नहीं है। फिर वापस जब सब कुछ नॉर्मल हुआ तो हम 2022 जनवरी में आए फुली एकदम कि हाँ अब सब कुछ नॉर्मल है, काम करना है, फोकस करना है काम पर। तो मुंबई में आके सीधे मतलब ऑडिशन दिया आपने कि मतलब कुछ थिएटर वगैरह ज्वाइन किया था? मुंबई में आने के बाद सबसे पहले चूंकि अब जब आप अपने शहर में थिएटर कर लेते हो ना, तो आपके कुछ सीनियर यहाँ होते हैं, कुछ काम कर रहे होते हैं, और मेरे भी कुछ सीनियर यहाँ पर थे, तो मैं सबसे पहले उनसे मिला। एक थिएटर में एक टर्म होता है दादा, हम अपने सीनियर को प्यार से दादा कहते हैं, तो वो एक टर्म होता है एक्टिंग में, थिएटर में। तो मैं अपने जितने भी मेरे सीनियर्स थे सबसे मैं दादा करके ग्रीट करता था, सबसे मिला, सबने गाइडेंस दी। तो मुझे थोड़ा सा ये रियलाइज़ हुआ कि अभी लाइक अपने शहर से ठीक है आप सीख कर आए हो, अच्छी बात है, बट मुंबई इज़ अ बिग सिटी, और यहाँ अगर जब ट्रेंड नहीं हो अच्छे से और आपने प्रिपरेशन नहीं किया तो आपको काम तो मिल जाएगा, पर अगर जो आपके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं तो आपको compete बहुत अच्छे लोगों से करना पड़ेगा, एंड वहाँ क्राफ्ट चाहिए। तो सुना ने सजेस्ट किया कि थोड़ा सा ब्रेक लो 6 महीने का। अच्छे कुछ मेरे जो सीनियर थे थिएटर कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ज्वाइन करो, सीखो, थोड़ा सा एडवांस हो, और ऑडिशन तो देनी है, वो तो है ही रास्ता। तो ऑलमोस्ट मैं 6 मंथ्स यहाँ पर थिएटर किया था। उसके बाद जनवरी 22 में आए थे, और उसके बाद आई थिंक मैंने सितंबर या अक्टूबर के आसपास फिर मैंने ऑडिशन देना शुरू कर दिए थे। ओके, तो थिएटर कहाँ किया था आपने, मतलब किस ग्रुप से जुड़े थे आप? यहाँ पर मुंबई में कुछ एनएसडी के मेरे सीनियर्स वगैरह थे, ऑल्दो आई एम नॉट फ्रॉम एनएसडी, बट चूंकि ग्रुप होता है, कनेक्टिविटी होती है, तो एक मुस्कान थिएटर लैब है यहाँ पर, वो मैम भी एनएसडी से है, एमपीएचडी से है। मुस्कान थिएटर लैब, मुस्कान थिएटर यही मुंबई में? हाँ मुंबई में, यारी रोड पर उनकी क्लासेस रहती हैं, वो उनका फ्लैट है, वहीं पे क्लासेस वगैरह सब रिहर्सल वहीं पर होती है उनकी। तो वहाँ पर मैंने ज्वाइन किया था। वहाँ पे इनिशियली मैं बैक स्टेज था, क्योंकि एक नए एक्टर को ट्राई करने में थोड़ा सा डर रहे थे वो, बट धीरे धीरे करके उनको समझ में आया कि सेंसिबल है, कर लेगा, समझदार है। फिर मुझे ऑन स्टेज लिया, एंड वहाँ से जो मेरी लर्निंग हुई, क्योंकि एनएसडी से जो सीख कर आ रहे हैं, ऑफकोर्स मुझे लगता है कि 3 साल उन्होंने दिए हैं, लेकिन क्रैश कोर्स नहीं किया है कि बस मैं चाहूँगा और बन जाऊँगा। तो उन्होंने क्राफ्ट को समझा होता है, वहीं से मैंने चीज़ें अपनी समझी, उनके बीच में ग्रूम किया मैंने अपने आप को। एक लर्निंग मेरी जयपुर में हुई थी, और दूसरी लर्निंग मेरी यहाँ हुई, एंड यहाँ जो लर्निंग हुई आई थिंक वो इतनी ज़्यादा अच्छी हुई कि जब मैंने ऑडिशन देना शुरू किया तो धीरे धीरे करके मुझे काम मिलना शुरू हो गया। छोटे ही सही, बट एक जर्नी शुरू हो गई। मतलब वहाँ से थिएटर करने के बाद आपने ऑडिशन देना शुरू कर दिया था? हाँ मतलब जैसे मैं जब यहाँ मुंबई में वापस आया, जब वापस हम लोग मुंबई आए कोविड के बाद, तो उसका थोड़ा सा थिएटर किया 6 महीने, फिर ऑडिशन देना शुरू किया, एंड फिर थोड़ा सा क्राफ्ट और अच्छी हो गई थी, क्योंकि अच्छे लोगों के बीच में थे तो आप पॉलिश हो जाते हो, और फिर ऑडिशंस दिए तो छोटे छोटे काम मिलना शुरू हुए, एंड जर्नी चल रही है। अच्छा, अभी आपने बोला कि जैसे छोटे छोटे काम मिलने शुरू हुए, तो किस तरह के काम किए आपने, मतलब अभी कहाँ कहाँ काम किए हैं? हाँ जैसे कि स्टार्टिंग में ना, स्टार्टिंग में एक्चुअली क्या था कि जब हम लोग यहाँ थे ना, तो एक होता है ना कि आपके पास मोबाइल है, अवेयर हो आप चीज़ों से, एक कोई फ्रेंड है, फ्रेंड सर्कल में ही कोई एक डायरेक्ट करेगा, 2 एक्टिंग करेंगे, जिसको एडिटर बनना, वो एडिटिंग का सेंस, तो वो एक सर्कल मुझे मिल गया था। तो स्टार्टिंग में हमने शॉर्ट फिल्म्स बहुत बनाई थी, इंडिविजुअली बनाते थे, और उनको रिलीज भी, मतलब अब जिसके फॉलोअर्स ज़्यादा है, सब्सक्राइबर्स ज़्यादा है, उस समय कर देते थे उसको। और वो इसलिए बनाई गई थी उत्कर्ष, ताकि हमारे पास अपार्ट फ्रॉम ऑडिशंस, क्योंकि ऑडिशन एक डिफरेंट फॉर्मेट होता है, बट आप जब शूट करते हो तो दैट्स अ डिफरेंट फॉर्मेट, आप समझ रहे होंगे अच्छे से, इनफैक्ट ऑडियंस भी थोड़ा सा। तो फिर क्या था कि वो उस एक्टिंग में जो भी हम शॉर्ट फिल्म बनाते थे, उसके जो भी मेरे पोर्शन रहते थे, मैं उसको एडिट करके एक अपने अच्छी सी एक शो रील बना लेता था, और उसको मैं दिखाना शुरू करता था। तो उससे भी लोग काफ़ी इम्प्रेस हुए, और पहले शुरुआत उन शॉर्ट फिल्म से हुई। सोनी की एक वेब सीरीज है जहानाबाद, तो पहला मेरा ऑडिशन वो क्रैक हुआ था। ओके। हाँ, छोटा सा कैरेक्टर था मेरा उसमें, एंड उस वेब सीरीज के थ्रू ही मैंने पहली बार कॉल शीट में अपना नाम देखा, फ्लाइट को एक्सपीरियंस किया पहली बार, और एक अच्छे होटल में हम लोग कास्ट के साथ रुके, और जो एक होता है ना एक्टर का ड्रीम के वो पहला एक्शन और कट के बीच में जो पहला डायलॉग, वो हमेशा स्पेशल रहता है, फर्स्ट शॉट, तो वो भी मैंने वहीं दिया, एंड वो पहली थी। उसके बाद अमेज़ॉन की है बाबा ब्लैक शिप नाम से एक वेब सीरीज़ है, उसमें मेरा एक छोटा सा वर्क है, वो अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है, आई डोंट नो क्या हो रहा है उसका।
और पिक्चर सीजन 2 है, उसमें मैं हूँ। पिक्चर सीजन 2 में, हाँ, मैंने उसमें ऐसा फीचर का सोनी लिव में नहीं, पिक्चर सीजन 2 Z5 के लिए, Z5 में, Z5 के लिए, उसमें मैं हूँ। और कुछ इंडिपेंडेंट वर्क किया था यूट्यूब के लिए, और एक लास्ट टाइम मैंने एक शॉर्ट फिल्म की थी सलूचर नाम से, एंड वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे हम उसको रिलीज करेंगे। बट अभी वो फिल्म फेस्टिवल्स में अक्रॉस काफ़ी जगह ट्रैवल किया उसमें, एंड एक कांस फिल्म फेस्टिवल होता है, काफ़ी प्रेस्टिजियस है, तो उसमें भी इसको फीचर किया गया एंड मुझे अच्छे रिव्यूज़ मिले, मतलब मुझे जितना अपनी परफॉर्मेंस करने समझ में आया। एंड उत्कर्ष बाकी अभी ऑडिशन का प्रोसेस चल ही रहा है। ओके कल मेरी आपसे बात हुई थी, मैंने तो आप मुझे बता रहे थे कि एक शूट से आप आ रहे हो, वो IRF का प्रोजेक्ट था, तो कैसे मिला आपको? एक्चुअली वो कास्टिंग मेरी हुई थी इसकी दिसंबर में, लास्ट ईयर 2024 दिसंबर में। एक रिक्वायरमेंट मैंने कहीं, एक चूंकि अब एक्टर्स हैं तो कास्टिंग वालों के नंबर होते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर बेसिकली वो होते हैं जो एक्टर्स को कास्ट करते हैं, राइट। आपकी ऑडियंस के लिए बता दूँ मैं तो इंस्टाग्राम वगैरह से सब कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, तो वहाँ इन्होंने एक रिक्वायरमेंट डाली थी कि उनको ना थोड़ा सा फन की लुक में ऑफिस गोइंग लड़का चाहिए, तो थोड़ा सा फन की लुक रखता हूँ, एंड थोड़ा सा मेरी जुल्फ़ें उस तरह की फन की लुक तो उस तरह से मैंने अपनी फोटोज उनको भेजी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, फोटोज आपकी सही हैं, एक छोटा सा ऑडिशन किया उनका, और उसके 2-3-4 दिन बाद मुझे कॉल आया कि ठीक है आप लॉक हो इस कैरेक्टर के लिए, और प्रोडक्शन वाले आपको कॉल कर लेंगे, आपको डेट्स बता देंगे। तो मेरा 4 दिन का उसमें काम था। यश राज फिल्म्स का एक प्रोजेक्ट है, एंड अभी तो अनटाइटल्ड है, उसका नाम मुझे भी नहीं पता है, एंड कुछ 2 इंटरेस्टिंग नए चेहरे उसमें लॉन्च हो रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए कि ऑडिशन देने से काम हो जाता है कि जो आजकल बहुत सी कास्टिंग एजेंसी भी खुली हुई है, वहाँ पे वो रजिस्ट्रेशन भी मांगते हैं और 20-25% 30% कमीशन वगैरह चलता है, तो बिना वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराए हुए काम मिलता है कि डायरेक्ट ऑडिशन से आप काम ले सकते हैं, क्या है प्रोसेस? देखो वैसे जो पहली चीज, बहुत से लोग बहुत से लोग बोलते हैं कि मतलब लिंक और कनेक्शन भी बहुत जरूरी है, अगर वो नहीं होंगे तो कभी कभी क्या होता है कि आप ऑडिशन दे, तो अगर अच्छा भी ऑडिशन हो तो नहीं होता सिलेक्शन, नहीं होता, ऐसा होता है। तो एक क्वेश्चन 2 पार्ट में है, मैं दोनों पार्ट का आंसर करता हूँ। पहला जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, आपने कहा कि कमीशन देना होता है, कुछ देना होता है, तो यार हर प्रोफेशन की तरह एक्टिंग एक प्रोफेशन है। अगर जो मैं किसी ऑफिस में जॉब कर रहा होता तो शायद मुझे वहाँ पैसे मिलते काम करने के, एक्टर्स को भी पैसे काम करने के मिलते हैं, बट आपने सुना होगा कि जॉब पाने के लिए में कंसल्टेंसी कुछ होती है जो आपको भेजती है इंटरव्यूज के लिए, और आप ना वो कुछ कट लेती हैं, और कुछ ऑफिस ऐसे हैं जहाँ आप डायरेक्टली जाकर इंटरव्यू देके आ सकते हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनी में डायरेक्टली वॉक इन इंटरव्यूज होते हैं। एक्टिंग का भी ऑलमोस्ट सेम ऐसा ही है कि कुछ एजेंसी है जिनका कुछ कट रहता है कि हमारा, और वो भी आफ्टर द शूट है, वो ऐसा नहीं, हाँ, अगर जो कोई भी आपसे पहले पैसे मांगे शूट करने से पहले कि आप इतना हमें पहले दीजिए तब हम आपको काम देंगे, दैट इज फ्रॉड। ओके, वो प्रोसेस है ही नहीं, वो प्रोसेस बिल्कुल नहीं है। बहुत सारी एजेंसी ऐसी है कास्टिंग की कि आप वहाँ ऑडिशन दीजिए, आपका फाइनल हुआ तो आपका जो भी बजट है वो बता देंगे कि आपका ये बजट है, इतने दिन का काम है। कुछ एजेंसी ऐसी है और उसमें उसका कोई कट नहीं होगा। ओके, जैसे कि किसी का 6,000 बजट है और उसने 3 दिन काम किया तो उनको 18,000 रुपये पूरे मिल जाएंगे। मतलब जो आर्टिस्ट को पेमेंट मिलेगा वो पूरा मिलेगा। हाँ, वो पूरा मिलेगा, हाँ, क्लियर मिलेगा। और कुछ एजेंसी ऐसी होती हैं, थोड़ी बहुत एजेंसी कुछ हैं ऐसी, नाम नहीं लूंगा मैं, तो उनका क्या है, को परसेंटेज पे कट करते हैं। जैसे कि अगर जो, हाँ, उन्होंने आपको कास्ट करवाया कहीं भी किसी प्रोजेक्ट में, तो अगर जो आपको 6,000 पर डे था तो आपका सपोज 18,000 रुपये 3 दिन का बना, तो उस पर अगर जो 25% बोला है पहले ही, वो एक्टर से एक्चुअली इसकी एग्रीमेंट ले लेते हैं कि हमारा 25% कट रहेगा, आप एग्री हो तभी हमें बताना। तो अगर जो आपने एग्री कर दिया तो उसका 18,000 का 25% आपको देना पड़ेगा, बिकॉज आपने एग्री किया है। लेकिन अगर जो आपसे कोई पहले पैसे मांग रहा है कि नहीं ऑडिशन देने के पैसे लगेंगे या शूट पे आप तभी जाओगे जब पैसे दोगे, दैट इज फ्रॉड। लेकिन एक्टिंग मिलने मतलब जो आपको एज एन एक्टर काम दिलवाते हैं, आप चाहे उनको कोऑर्डिनेटर्स बोल लीजिए, कास्टिंग डायरेक्टर्स बोल लीजिए, तो वो कुछ परसेंटेज ऑफ कमीशन जो लेते हैं, तो अगर वो काम के बाद देते हैं, तो काम के बाद तो वो भी ठीक है, जेन्युइन है। ओके, अच्छा, ये और वो भी जब आपकी फीस रिसीव हो जाएगी तब। ऐसा भी नहीं कि आप शूट करके आए और अगले घंटे वो बोला आपको पेमेंट दूंगा, आपकी पेमेंट रिसीव हो जाए एंड फिर आप ऑनेस्टली आप, क्योंकि आप ये भी हो सकता है कि आप ना दो उनको, राइट ढूंढने तो आपको आएंगे नहीं, क्योंकि परसेंटेज भी इतना ज़्यादा नहीं होता है।
बट ऑनेस्टली आपको दे देना चाहिए। अच्छा, ये फिल्म इंडस्ट्री में आपने भी सुना होगा कि कास्टिंग काउच बहुत चलता है, और कास्टिंग काउच के बारे में क्या सोचें कि ये चीज़ है, ये एग्जिस्ट करती है, और आपने कभी फेस किया ये? मैं ये तो नहीं कहूँगा कि एग्जिस्ट नहीं करती, एग्जिस्ट करती है, बिल्कुल करती है, एग्जिस्ट करती है। इनफैक्ट नॉट इन दिस इंडस्ट्री, मैं आजकल देख रहा हूँ कि जितनी भी इंडस्ट्री है सब जगह ऐसे लोग हैं। अब पता नहीं मैं उनको सही कहूँ या गलत कहूँ, बट एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन कुछ भी हो सकती है, एग्री, बट एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। एंड प्रॉब्लम मुझे इस बात से है कि आप प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में जब आप ऐसा करते हो तो दैट इज़ रॉन्ग, ये नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा मैंने एक्सपीरियंस किया है मैंने एक्सपीरियंस किया है, विच इज़ वेरी रॉन्ग, क्योंकि मैं वही कह रहा हूँ, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में मत करो। आपकी ओरिएंटेशन हो सकती है, किसी को कोई लड़का लड़के को पसंद आ सकता है। तो आपने बोला कि आपने ये एक्सपीरियंस किया है, तो ये कब हुआ था आपके साथ? ये मैं इनिशियली जब मुंबई आया था तो किसी में एक ऑफिस में गया था, एंड दैट उन्होंने मुझे ये कहा कि वो हमेशा मुझे मतलब अपने फ्लैट वगैरह पे बुलाते थे कि आप फ्लैट पर आइए एंड देखते हैं आपके लिए क्या किया जा सकता है। तो थोड़ा सा जब मैंने इंक्वायर किया उस पर्सन के बारे में तो मुझे बताया गया कि जाओगे तो कुछ नहीं बचेगा। मैंने कहा क्या? बोला मत जाना। तो मेरे सीनियर्स ने मुझे बताया था बेसिकली, तो फिर मैं वापस नहीं गया। सर को कह देंगे सर आई रिस्पेक्ट यू लॉट बिकॉज आपका बहुत रिस्पेक्टेड नाम है, बट मैं सॉरी नहीं आ सकता। आपको मेरे टैलेंट पे काम देना तो प्लीज आई एम मोस्ट वेलकम, अदरवाइज आई एम सो सॉरी, बिग नो। तो वो कौन थे? वो कास्टिंग नाम तो मैं नहीं ले सकता उनका ऑब्वियसली, बट इंडस्ट्री में अच्छा नाम है उनका, काफी अच्छा काम कर रहे हैं। एंड मैं वही कह रहा हूँ, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपकी ओरिएंटेशन क्या है। भाई किसी को होते हैं, किसी लड़के को लड़के के लिए फीलिंग होती है। द ओनली प्रॉब्लम है कि जब वो प्रोफेशनल जगह पे चीजें आती हैं, बस ये प्रॉब्लम है। आप कोई सहमति दे रहा है आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप प्रोफेशनली जो नहीं चाहता है आप उसका एडवांटेज लेना चाहते हो, लालच देकर और ये सब करना अनएथिकली, आई थिंक ये रॉन्ग, ये नहीं होना चाहिए किसी भी इंडस्ट्री में, नॉट इन दिस इंडस्ट्री, किसी भी इंडस्ट्री में बिग नहीं होना चाहिए, बिग नो, राइट, बिग नो। अच्छा, और जैसे आपने बताया कि कल आपका शूट था, इसके अलावा भी कोई प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे, कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं? इसके अलावा अभी मैंने अतरंगी एक चैनल है, OTT है, उसकी मैंने वेब सीरीज की है। ओके। और वो वेब सीरीज जो पद्मावत थोड़ा सा था उस पे बेस्ड है वेब सीरीज, तो मैंने वो वेब सीरीज की है। इसी तरह से कुछ हिंदुओं का कन्वर्जन कराया जाता था इस्लाम में, कुछ इस तरह की कहानी है एक। अब चूंकि आई वॉज नॉट द लीड पार्ट तो मुझे एग्जैक्ट पूरी कहानी नहीं पता, बट चूंकि आप शूट करते हो तो आपको एक रफ आइडिया लग जाता है। जनरली ये होता है कि जो लीड कास्ट होती है उनको पूरा एग्जैक्ट ब्रीफ दिया जाता है क्या स्टोरी है क्या नहीं है, बट जो अभी जिस तरह से मुझे कास्ट किया जा रहा है कि आपका 5 दिन का काम है, 6 दिन का काम है, तो आपको उतने ही ट्रैक के बारे में बताया जाता है। हो सकता है स्टोरी में बहुत बड़ा टर्न हो, कुछ और हो वो, बट चूंकि आप अपना पोर्शन शूट करते हो, डायरेक्टर से आपकी जितनी बातचीत होती है उसके आधार पर आप एक आइडिया लगाते हो कि स्टोरी इसके आसपास रिवॉल्व करेगी। तो वो अभी तक मुझे पता है कि वो शो है। ओके। और बाकी ऑडिशंस लाइनअप है। अच्छा, अगर एक आर्टिस्ट की बात करूं तो एक एक्टर जो होता है वो तो सभी के साथ काम करना चाहता है, सभी डायरेक्टर्स के साथ। बिल्कुल। लेकिन फिर भी अगर मैं आपके कुछ नाम दूं तो, या फिर मैं आपसे पूछूं आपके फेवरेट डायरेक्टर्स कौन है जिनके साथ आप सबसे पहले काम करना चाहेंगे, तो कुछ बता सकते हैं आप कौन है वो? ये तो उत्कर्ष बहुत मुश्किल क्वेश्चन है कि पिक फ्रॉम द बेस्ट। मतलब तालाब में इतनी सारी सुंदर मछलियां हैं, किसको ना लाइक अभी जो करेंटली जो डायरेक्टर्स आ रहे हैं ना, जनरेशन के न्यू डायरेक्टर्स हैं, दे आर वेरी ब्रिलियंट, बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट जैसे कि ऑफ कोर्स संजय लीला भंसाली, राजकुमार हिरानी, हंसल मेहता सर, ये सब तो जीनियस है ना, बहुत मतलब करण जौहर सर, इन सब ने जो सिनेमा, इनफैक्ट जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे हैं वो लोग भी बहुत जीनियस थे। एक उत्कर्ष इसको आंसर मैं ऐसे देना चाहूँगा कि आर्टिस्ट का हमेशा एक ड्रीम होता है कि किसी भी एक अच्छे प्रोजेक्ट का हिस्सा बने, राइट। और जो डायरेक्टर को हम कैप्टन मतलब शिव कहते हैं, वो एक ऐसा डायरेक्टर हो जो सेंसिबल हो, स्टोरी का उसे सेंस हो। नहीं, बट लेकिन फिर भी माइंड में एक आर्टिस्ट के रहता ना कि मुझे इस एक्टर के साथ या इस डायरेक्टर के साथ काम करना है। आई थिंक कुछ तो होगा। मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है संजय लीला भंसाली, क्योंकि संजय इंटरेस्ट इसलिए जो हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स करते हैं ना, जैसे कि अब अलाउद्दीन खिलजी फॉर एन एग्जाम्पल, या फिर बाजीराव में जो बाजीराव का कैरेक्टर था, ये फिगर्स लोगों ने देखे हैं। ऑफकोर्स हमारी जनरेशन ने नहीं देखे, लेकिन हम पढ़ते हुए आए हैं। और उस फिगर को पोर्ट्रे करना, और संजय लीला भंसाली सर के फ्रेम में लार्जर देन लाइफ, इट्स अ ड्रीम यार, इट्स अ ड्रीम। ओके, तो जैसे आपने बोला कि वो हिस्टोरिकल मूवीज, तो ऐसे फिर
वो भी करते हैं ना एस राजामौली। एस राजामौली करते हैं जी। पर संजय लाल लीला भंसाली की मुझे कुछ चीज़ें हैं जो उनकी स्टोरी जो टेलिंग होती है ना, वो मुझे बहुत कंपेलिंग लगती है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। ऑफ कोर्स वही वाली बात है, चांस मिले तो मैं राजामौली सर के भी साथ क्यों नहीं यार किसी के साथ, बट अगर जब मेरी पर्सनल चॉइस पूछेगा, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी? हाँ संजय लीला भंसाली, बहुत सेंसिबल सिनेमा बनाते हैं वो। कोई फेवरेट एक्टर्स आपके जिनके साथ आप काम करना चाहें? यार ये क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट है। करंट जनरेशन के सारे एक्टर्स अच्छे हैं। नसीर सर है हमारे पास, बहुत बहुत ही उम्दा ये कलाकार तो मतलब मनोज वाजपेयी legend सर है। हाँ, एक ड्रीम था थोड़ा सा इरफान सर का जो होते हैं, राइट। एक वो, क्योंकि कोई भी जो फिल्म स्कूल गया है, कोई भी एक्टर है, तो उसको एक इरफान सर के बारे में ज़रूर पढ़ाया गया होगा कि उनकी जो मेथड ऑफ एक्टिंग है वो टोटली बहुत डिफरेंट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। एंड कुछ लोगों को तो उनकी एक्टिंग समझ में भी नहीं आती कि यार ये कर क्या रहे हैं यार ये। तो आई थिंक वो मेरा एक ड्रीम था कि मैं इरफान सर के साथ, इनफैक्ट मैं उन्हें कभी रियल लाइफ में देख भी नहीं पाया। हालांकि जब वो इस दुनिया में नहीं रहे तो उनकी कब्र है वर्सोवा में, तो वहाँ पर हम ज़रूर गए थे और वहाँ पर उनका आशीर्वाद लिया कि सर अब जो है आपके पास यही है, पास ही है आपके, आशीर्वाद दीजिए बस अपना। फेवरेट एक्ट्रेस आपकी कोई जिनके साथ आप काम करने? तब्बू मैम ब्रिलियंट यार। तब्बू मैम ऑफ कोर्स, मतलब 90s जब से उन्होंने डेब्यू किया ना, तब से आज तक वो रेलिवेंट। अच्छा, आजकल के जो मतलब आजकल की जो जनरेशन है, जो नई नई मतलब एक्टर्स आ रही हैं, उसमें किसके साथ आप काम करना चाहेंगे? जो अभी करंट जनरेशन में है? यस, करंट जनरेशन के एक्ट्रेस में आई थिंक सबसे ज़्यादा कृति सेनन मैम। कृति सेनन वेरी टैलेंटेड, वेरी टैलेंटेड। क्योंकि देखिए काम चॉइस अगर जो दी जाएगी ना, एक जब एक एक्टर एक कहानी का हिस्सा बनता है तो वो ये नहीं देखता कि यार ये अच्छा एक्टर है बुरा एक्टर है, क्योंकि उत्कर्ष एक्टिंग बहुत सब्जेक्टिव है। नहीं, वो तो है। हाँ, अब जो एक आर्टिस्ट के तौर पर उसके लिए सभी प्रोजेक्ट इम्पोर्टेंट है। हाँ, और बिल्कुल, हर किरदार की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है। बट फिर भी मतलब एक कहीं ना कहीं मतलब एज ए ह्यूमन के तौर पर कहीं ना कहीं वो होता ना कि एक फेवरेटिज्म रहता है, मतलब मन में आता है कि मैं इनके साथ काम करूं, या मेरा मन है कि इनके साथ काम करूं। बिल्कुल। तो वो पूछ रहा था मैं आई थिंक कृति सेनन है, उनके साथ डेफिनेटली वो बहुत टैलेंटेड एक्ट्रेस है। राधिका आप्टे हैं, बहुत ही। आलिया भट्ट मैम, आलिया भट्ट मतलब इतना कमर्शियली और इतना उन्होंने अपने आप को बैलेंस करके रखा है ना, आलिया भट्ट मैम ने, अमेजिंग यार। दीपिका पादुकोण मैम, ये लोग बहुत मतलब कहते हैं पायनियर है इंडस्ट्री के, इनका तो ड्रीम है काम करना। अभी लिस्ट अगर जब हम गिनने जाए ना तो ऑडियंस बोले कि यार ये पॉडकास्ट की लिस्ट खत्म नहीं हो रही है। बहुत इंटरेस्टिंग लोग हैं इंडस्ट्री में काम करने के लिए। अच्छा, अब आपकी पर्सनल लाइफ में आते हैं थोड़ा। पर्सनल लाइफ में कैसे हैं आप, मतलब व्यक्तित्व तो कैसा है आपका? थोड़ा मतलब कूल है कि मतलब शॉर्ट टेम्पर है कि नहीं यार, मैं तो शॉर्ट टेम्पर तो मैं कभी हो नहीं सकता। लाइक मुझे एक्चुअली उत्कर्ष, मुझे ना ये जो हम पॉडकास्ट कर रहे हैं ना, लाइक अगर जो यहाँ पे कैमरा नहीं भी होता, मैं किसी एक के साथ बैठा होता तो मैं पूरे टाइम बात कर सकता हूँ। आई लव, मुझे लोगों से बातचीत करना बहुत पसंद है। हाँ, बहुत ज़्यादा पसंद है लोगों से बातचीत करना, क्योंकि आई थिंक कोरोना के समय जब हम कोविड का पहला जो फेज था 2020 में जो कोरोना का फेज था, मैंने उसमें ये रियलाइज़ किया कि लाइक लोग इतने डिप्रेशन में है ना, बोलना हर कोई चाहता है, सुनना कोई नहीं चाहता। एंड द आयरनी इज कि हर कोई सुनाना चाह रहा है, सुनाना हर कोई चाह रहा है, लेकिन कोई सुनना नहीं चाहता। क्या ये भी हो सकता है कि जो सुनाना चाह रहा है उसको ये भी नहीं पता कि मैं कौन सा तरीका अपनाऊं, क्योंकि अब इंसान का जजमेंट मोड पे रहता है। यार ऐसे बैठो, कैसे बैठो, अच्छा यार इंग्लिश में बात करना जरूरी है, इंग्लिश मुझे आती नहीं तो मैं अच्छे रेस्टोरेंट में कैसे बात करूंगा। इतना फेक जी रहे हैं लोग, इतना फेक। मैं तो मतलब मैं रियलाइज कर, आई एम नॉट सेइंग सब, बट मैं जो देख रहा हूँ ना करंट जनरेशन, मतलब छोटे छोटे बच्चे इस बात के लिए हैरान है कि मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स क्यों नहीं है। गेम में उनका पूरा राइट है ना, कि मतलब बट मेरा छोटा एक मेरा कजिन है कि भैया मैं डिप्रेस्ड हूँ। मैंने कहा 10 साल की उम्र में डिप्रेशन, तुझे पता है डिप्रेशन क्या होता है? कि भैया मेरे फॉलोअर्स नहीं है, ये वो। मैं सोच रहा हूँ कि यार ये बचपन तुम्हें एंजॉय करने एक जर्नी है, एक इंसान धीरे करके ट्रांसफॉर्म होता है। बट मोबाइल आ गया है, बेनिफिट्स है नो डाउट, मोबाइल में बहुत सारे बेनिफिट्स, सोशल मीडिया बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, है ना। अब AK-47 आपके हाथ में, तो डिपेंड करता है किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए है कि किसी को मारने के लिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो वही चीज़ है कि यार चीज़ें बैलेंस्ड रहे तो बहुत अच्छा रहती हैं सारी।
और मैं तो चीज़ें उत्कर जैसा आपने सवाल पूछा था, मतलब बहुत बैलेंस्ड अपना एकदम अच्छे से रहना, सबसे बातचीत करना, सामने वाले के बारे में सुन लेना, कोई एटीट्यूड नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ब्लेस्ड कि सांस चल रही है। और ब्लेस्ड कि ईश्वर ने इतना दिया है कि रात को खा लेते हैं और सुबह खा लेते हैं और ठीक ठाक कपड़े मिलते हैं पहनने के लिए, ईश्वर की। हाँ, और एक अच्छी फैमिली है, बस इतना यार। ये मतलब कि ग्रेटिट्यूड बहुत ज़रूरी है। फैमिली में कौन कौन है आपके? फैमिली में मम्मी पापा हैं, बहुत प्यारे हैं यार। भाई है, भाई मेरा इनकम टैक्स में का हो गया है तो उनकी ज्वाइनिंग अब जल्दी आ जाएगी। छोटे हैं मेरे से, सिस्टर के मेरी से बढ़िया, शादी हुई उनकी, तो वो जोधपुर में टीचर हैं। और एक मेरी नानी रह गई है सिर्फ बुजुर्गों में, साथ में रहती है। अच्छा, मतलब उनको अभी भी ऐसा लग रहा है, थोड़ा बताना चाहूँगा। हाँ, तो उनको अभी भी ऐसा लगता है कि 10 रुपये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि वो बहुत थोड़ा सा उनकी एज हो गई है काफ़ी। तो मतलब यार एक बड़ी इंटरेस्टिंग यार, बहुत मतलब टच स्टोरी टाइप का है कि जैसे मैं जब भी मुंबई आता हूँ ना, तो अब क्या है ना कि हम जिस शहरों से आए वहाँ एक कल्चर होता है कि कोई भी जा रहा है उसको पैसे देते हैं, अभी भी कल्चर है। राइट। वो सक्षम है, उसका है पैसे, सब कुछ है वो, बट स्टिल वो एक मतलब एक वो बोलते ना प्रथा है। हाँ, प्रथा है जो टूट नहीं सकती। हाँ। तो मेरी नानी मुझे छुप के पता 10 रुपये देती है, और उनको अभी भी ये लगता है कि यार ये 10 रुपये बहुत ज़्यादा है। और सच में वो मेरे लिए पता है, मतलब वो उन 10 रुपये की जो कीमत है ना, मेरे लिए 10 का नोट जो मुझे देती है, वो उनके मतलब वो प्राइसलेस है मेरे लिए, प्राइसलेस है ये फीलिंग्स, ये इंसान की ज़िंदगी में। इसीलिए आप मुझसे सवाल जो आपने किया था ना कि कैसे व्यक्ति हो, जो ग्राउंडनेस है, जितना ग्रेटिट्यूड, जितना ग्राउंडनेस आपके अंदर रहेगी, आप हाइट जो भी आपका करियर है आप अचीव करोगे। अभी आपने बताया कि जैसे आपके फैमिली में आपके पेरेंट्स हैं, हाँ, भाई है, तो इनसे मतलब फैमिली मेंबर्स से रिलेशन कैसा है आपका? मेरा तो बहुत अच्छा, इनफैक्ट मेरी फैमिली से नहीं, मेरी जो एक्सटेंडेड फैमिली है, मेरे जो मैटरनल कजिन्स हैं या पैटर्नल कजिन्स हैं, सबसे मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है। और मैंने एक चीज़ उत्कर्ष ये भी रियलाइज़ की आफ्टर द कोरोना, मैंने काफ़ी चीज़ें, मेरे फिलॉसफी में काफ़ी चीज़ें मैंने सीखी। मैंने रियलाइज़ किया कि जब इंसान चला जाता है ना, तब हम कहते हैं कि काश मैं बात कर लेता। यस, राइट। जब वो था तब तुमने नहीं की। हाँ, तो उसकी वैल्यू नहीं समझते। हाँ, जब वो चला गया ना, काश मैं फ़ोन कर लेता, यार तू मुझे बताता तुझे क्या प्रॉब्लम थी, यार मैं तेरे एक फ़ोन। और जब वो है तो तब उसकी कोई वैल्यू नहीं, कोई कदर नहीं करता। तो मैंने इस चीज़ को मतलब एक तरह से आप कह लीजिए कि अपने अंदर चेंज लाने की कोशिश की। तो मैं हर संडे, मेरे पास मेरे जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, दूर के किसी चाचा के, ताऊ के, फूफा का भी नंबर है, या भाई की बहन की बुआ का भी नंबर है, तो मैंने स्टोर किया, सेव किया, और कहना है कि मैं हर संडे उनको एक मैसेज भेजता हूँ। मतलब एक होता है ना कि हम डीएल लिस्ट बना लेते हैं, तो एक को भेजे तो सबको जाता है। तो मैं हर संडे एक थॉट, कोई अच्छी कोटेशन, कोई अच्छी मुझे यूट्यूब पे कुछ सीखने को मिला, कोई गीता की कोई बात, तो मैं ये भेजता हूँ ताकि एक टच बना रहे। एटलीस्ट मेरा एक मैसेज उनको बचा है, वो रिप्लाई करे ना करे उनकी मर्जी, बट मैं एक कट से समझता हूँ कि मुझे टच में रहना है, तो मैं ये करता हूँ। तो रिलेशन मेरा सबसे बहुत हेल्दी है। तो जैसे आपने बताया कि आपके फादर आर्मी में, हाँ, इंडियन आर्मी में। ओके, तो जब फर्स्ट टाइम आपने अपनी फैमिली को बताया होगा कि मैं इस इंडस्ट्री में जा रहा हूँ, तब क्या उनका रिएक्शन था? पापा एक अच्छी चीज़ मेरी फैमिली में ये है कि कभी किसी चीज़ के लिए मना तो किया नहीं। पापा को अभी भी थोड़ी बालों से प्रॉब्लम होती है कि यार ये किस पे, ये क्या लोग है, मतलब ये अब चूंकि आगरा अब डेवलप हो रहा है, ऐसी बात नहीं, काफ़ी डेवलप हो चुका है, बट अभी भी कहते हैं ना कि आप बिल्डिंग तो बहुत बड़ी खड़ी कर दो, खूब टावर्स खड़ी कर दो, बस सोच कैसे चेंज करोगे, एंड सोच बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अभी जो वहाँ लोग रह रहे हैं वो अभी भी थोड़े से हैं, मतलब पुराने ख्यालात के हैं, तो उनके लिए मेरे जो बाल हैं वो एक बहुत बड़ा इश्यू है। और जब उनके रिएक्शन आते तो पापा के लिए भी कि ये ज़रूरी है कि पापा ही मेरा प्रोफेशन है। अब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, जब थोड़ा मेरा काम वाम देखा टीवी पर, मेरा एक सीरियल भी आया था बीच में, मैंने एक श्रीमारू का सीरियल भी किया था, कुछ समय मेरा ट्रैक था उसमें, तो मैंने उनको बताया, समझाया कि देखिए अब मैं इस लाइन में आ गया। हाँ, मैं छुपा नहीं सकता आपसे, अभी मेरे काम का एक हिस्सा है। अब आप ये चाहते हैं कि जब मैं बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाऊँ तब आप मुझे एक्सेप्ट करेंगे, तब मुझे ऐसा लगेगा कि पापा जब मैं चल रहा था, गिर रहा था, तब मुझे आपकी जरूरत थी, प्रोसेस में आगे बढ़ रहा है ना। अब तब तो फिर जब आप बन जाओगे तो सब जुड़ेंगे, दूर दूर के बोलेंगे अरे हमारे साथ हमारी गोदी में खेलाइए। लेकिन जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं, इनफैक्ट मैं ये एक मैसेज देना चाहूंगा, जो भी फैमिली मेंबर्स आपकी ऑडियंस देख रही है, प्लीज आपके में कोई भी अगर जो कुछ करना चाह रहे हैं ना, उसे अभी सपोर्ट करिए, क्योंकि जब वो बन जाएगा ना, तब डेफिनेटली उसको आपको उस तरह के सपोर्ट की जरूरत नहीं होगी।
अभी शायद उसको हो सकता है फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो, अभी सपोर्ट करो। बाद में तो यार सब बनने, जब कोई बन गया तो उसके साथ तो सब खड़े ही होते हैं। जो बेचारा चल रहा है, गिर रहा है, पहले उसके साथ रहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। मतलब आपका फैमिली सपोर्ट हो रहा है मेरा अच्छे से, और अब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। मैंने कहा पापा मैं जो भी करूँगा आप लोगों के लिए ही करूँगा, जो मेरी सक्सेस भी रहेगी। गुड। थोड़ा है मतलब हम लोग जिस ग्राउंड से आते हैं, जिस शहरों से आते हैं, वहाँ वैल्यूज़, एंड मैं बहुत वैल्यू करता हूँ। आई मीन मैं पता नहीं, मैं बहुत कभी कभी जब ऐसा एक्टर इमेजिनेशन आ ही जाती है कि सोचता भी जब मेरे मम्मी पापा नहीं रहेंगे तो थोड़ा सा मतलब पता नहीं, मैं आई डोंट नो कैसे रिएक्ट कर पाऊंगा। मैं बहुत कनेक्टेड हूँ फैमिली से, जहाँ भी गए दोस्त बनाए। होना भी चाहिए, अच्छी बात है। कोई गर्लफ्रेंड? अरे बाप रे, उत्कर्ष मुझे प्यार बहुत मिला है जिंदगी में। वो तो प्यार तो वो ये तो नहीं वो प्यार नहीं, प्यार मैं आपको क्लियर करता हूँ। चलो इसको डिप्लोमेटिक में बहुत क्लियर करता हूँ। मुझे रिलेशनशिप्स मेरे रहे हैं काफी। फैमिली वालों को पता है? मम्मी को थोड़ा सा पता है, मम्मी तो और पापा भी, कि जैसे कभी अभी जब घर जाता हूँ कभी तो फ्रेंड्स वगैरह होते तो मिलने को वो देख लेंगे कि अच्छी लड़की के साथ है, कुछ बोलेंगे नहीं, वो सीधा घर वापस आ जाएंगे, मम्मी को बोलेंगे मेरा वो लड़की के साथ है। तो मम्मी का जवाब तो हाँ बड़ा हो गया है, नहीं घूमे लड़कियों के साथ, आप कब घूमेगा? वो सॉर्टेड है, उनको पता है कि बच्चा है, समझदार है, रिस्पॉन्सिबल है, कुछ गलत नहीं करेगा। तो मतलब अभी गर्लफ्रेंड है आपकी? अभी उत्कर्ष अभी यहाँ अभी फिलहाल तो मैं सिंगल हूँ, लेकिन यह है कि दोस्त बहुत सारी है मेरी, क्योंकि जिस प्रोफेशन में है थोड़ा सा एक वो स्टेज है कमिट करना, और रिलेशनशिप इज अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप पूरा 200%। आपने बोला कि आप यहाँ पे सिंगल हो अभी, हाँ। लेकिन पहले थी? पहले हाँ ऑफकोर्स कॉलेज में, अरे कॉलेज में मतलब उससे अभी कांटेक्ट है? उनसे अब नहीं है, कुछ से है, कुछ की कुछ शादी वगैरह हो गई है कुछ की, तो उनके कॉल आते हैं तो मैं परेशानियां सुन लेता हूँ उनकी, जो बताती है वो चीज़ें। इंटरेस्टिंग पता है क्या लगता है कि जब हम बात करते हैं ना तो कभी कभी उस समय को जब याद करते हैं ना कि कभी इस तरह से हम साथ थे। मैं हमेशा मेरे मन में एक क्वेश्चन हमेशा एक रहता है कि यार अब सपोज किसी से मेरा रिलेशनशिप रहा है ना, और चलिए आपने ये तो 100% कंफर्म कर दिया कि रिलेशन रहा है। रिलेशनशिप ऑब्वियसली मुझे प्यार बहुत मिला, बहुत प्यार मिला है, बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप्स रहे हैं, बट अभी करंटली आई एम सिंगल। ओके ओके, ठीक है। आपकी पर्सनल लाइफ में के बारे में जान लिया हमने, अब बढ़ते हैं थोड़ा पॉलिटिक्स की तरफ। ब्रह्मास्त्र। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जैसे आगरा के हैं, तो आपके अकॉर्डिंग आगरा में क्या है, मतलब कुछ डेवलपमेंट हो रहा है योगी जी के आने के बाद, या यूपी में जो जिस तरीके से गवर्नमेंट चल रही है, किस तरह से देखते हैं आप सेटिस्फाई हैं कि नहीं है? 2017 में गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी बीजेपी की, उस समय मैं कॉलेज में ही था, एंड तब से लेकर अभी तक कट्टू 2025 जितना मैंने शहर में जाना होता है, अपने जब भी छुट्टियां वापस जाता हूँ, मैं देखता हूँ काम हो रहा है। यूपी के बारे में जनरली एक कंसेप्शन बना हुआ था कि गुंडा राज है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब है, सबसे पहले ये चीज थी। डेवलपमेंट ठीक है यार, जब इंसान ही सेफ नहीं है तो तुम डेवलपमेंट का क्या करेंगे? बिल्डिंगों का तुम क्या करोगे, रोडों का क्या, जब इंसान ही सेफ नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली इंसान के लिए है ना। तो जो करंट गवर्नमेंट है उनके आने से एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी अच्छा हुआ है, एंड वो बहुत ज़रूरी है। एंड उसके साथ साथ जैसे मेरे शहर में आगरा में बताऊँ, मेट्रो नहीं थी, बहुत रिकॉर्ड टाइम में वहाँ पे मेट्रो बनाई गई, ओपन कर दी गई है, और बाकी जो फेस है उनको कवर करने की कोशिश कर रहा है। तो कब डेवलपमेंट हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, बस एक सिटीजन को यही चाहिए। कुछ शिकायतें हैं, ऑब्वियसली गवर्नमेंट उस पर काम करेगी, क्योंकि जैसे फॉर मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि अभी भी जैसे जहाँ मैं रह रहा हूँ तो वहाँ पर अभी इंफ्रास्ट्रक्चर रोड का अभी उतना अच्छा नहीं है। ओके। एक बार मेरे मन में ऐसा आया भी था कि क्या मैं ये ट्वीट कर दूं कि ताजमहल भी, एवरीवन नो ताजमहल, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, उसके 1 किलोमीटर की रेंज में मेरा घर है, एंड स्टिल वहाँ पर अभी रोड प्रॉपर नहीं है। ओके। तो ट्वीट तो मैंने नहीं किया, वहाँ के जो लोकल थे, पार्षद वगैरह जो रहते हैं वहाँ पर, वार्ड के जो थे, मैं उनसे मिला कि सर एजुकेटेड हैं, आप भी वोट दिया है आपको, आप यहाँ तक आए हैं, तो प्लीज़ कर। तो अभी उन्होंने वो करवा दी है, मम्मी बता रही थी कि अब हो गया है। अच्छा, ताजमहल का आपने नाम लिया, इसमें मैं एक चीज़ पूछूंगा कि कुछ कंट्रोवर्सी भी चलती है। कुछ लोग बोलते हैं कि पहले मंदिर भी था, ये शिव मंदिर था, तेजो महल है, कुछ लोग इसको नाम देते हैं, आपने भी न्यूज़ में पढ़ा होगा। तो अब आगरा के ही हैं, और आपने बोला कि मतलब 1 किलोमीटर रेंज है आपकी घर की ताजमहल से, तो क्या लगता है आपको, मतलब ये जो न्यूज़ आती हैं, ये र्यूमर्स हैं कि सही है? उत्कर्ष ऑनेस्टली इस पे
लाइक ओपिनियन फॉर्म करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल इसलिए है क्योंकि नहीं सोर्सेस ट्रस्टेड नहीं है। हाँ। जो ये जैसे जो रूमर्स भी फैला रहे हैं, मतलब वहाँ पे जहाँ पे आप हो, जो नियर अबाउट लोकेशन, वहाँ के लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, और उनको क्या फील होता है कि ये सही है कि क्या है? अब वहाँ पे लोग बाइज्ड हैं, कुछ लोगों का कुछ सोचना है, मतलब वही कह रहा हूँ ना कि लोग एक मत नहीं हो पा रहे एक हैं। मत नहीं है। अब जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं यार वो सच में वहाँ शिव मंदिर था, इस तरह की थ्योरीज लोग देते हैं, अच्छा। बट वो ट्रस्टेड सोर्सेस नहीं है, क्योंकि आजकल एक गलत इन्फॉर्मेशन कोई भी गलत नरेशन फॉर्म कर सकती है। पर्सनली मैंने भी पता करने की कोशिश की है, तो मुझे भी जो इन्फॉर्मेशन मिली वो बहुत कंफ्यूजिंग है, ऐसा कुछ क्रिस्टल क्लियर नहीं है कि जैसे कि मतलब कुछ उसके फेवर में, कुछ अगेंस्ट में, ऐसा कुछ। हाँ, कुछ लोग फेवर में कुछ अगेंस्ट में है, लेकिन एक क्रिस्टल क्लियर हो कि हाँ ये चीज फैक्ट के साथ है। अब वो फैक्ट भी वेरीफाइड नहीं है। वेरीफाइड नहीं। अब इंटरनेट पे तो कोई भी एक आर्टिकल बना के डाल देता है, कुछ भी डाल देता है। और कुछ भी, जो आपने शब्द किया ना, कुछ भी, हाँ। लोग कुछ भी डाल देते हैं। वही मतलब इतने सारे इंडिया में जो इंसिडेंट हुए, मॉब लिंचिंग हुई है बहुत सारे लोगों की मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से, कि यहाँ पर ऐसे ऐसे कुछ, फॉर एन एग्जाम्पल कि कुछ सो एंड सो कम्युनिटी के लोग हैं ये करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वहाँ ऐसा कुछ था भी नहीं। कुछ लोगों ने पढ़ा, भड़क गए और चले गए, और जो मिसहैप हुआ वहाँ पर। तो ये जो प्रॉब्लम है ना कि यार कोई कुछ भी डाल देता है, उस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। तो मतलब ओवरऑल आप अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट के काम से खुश है, मतलब हाँ, मतलब ठीक है, जो डेवलपमेंट हो रहा है। हाँ, हालांकि ये है कि अब इसका मतलब ये नहीं है कि आगे आप चीजें ना करें। ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें हैं, आप अच्छा कर रहे हैं, पर बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि एक की भी अगर जो शिकायत है तो आपको उस चीज पे भी काम करना है। ऐसा नहीं कि यार, कहते हैं ना कि किसी भी एक रूम में अगर तो 4 खुश है और एक किसी बात को लेकर कंसर्न है, तो प्लीज आप उसकी बात पर भी ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं कि जो मेजोरिटी में खुश है तो आप उन्हीं के साथ चल रहे हैं। राइट। मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे आपने बोला कि ओवरऑल मतलब डेवलपमेंट हो रहा है। आपने बोला कि मैंने खुद आगरा में देखा है, और यूपी में भी आप बता ही रहो कि हो रहा है, काम हो रहा है। तो अभी जो इलेक्शन हुए थे, लोकसभा इलेक्शन, तो उसमें बीजेपी की सीट पहले के कंपैरिजन में अधिक क्यों हो गई? और मेन अयोध्या से भी हार गए, और अभी जो वाराणसी से जो मोदी जी जीते हैं, उनका वोट मार्जिन बहुत कम हो गया है। तो मतलब क्यों? एक तो मैं इस चीज से बहुत खुश हुआ। पहली चीज तो ये, मैं खुश इसलिए हुआ क्योंकि खुश मैं इसलिए हुआ क्योंकि मैं किसी एक पार्टी के फेवर में नहीं हूँ। खुश मैं इसलिए हुआ क्योंकि जो रूलिंग पार्टी है उनको एक मैसेज चला जाए कि देखिए आप, मतलब आप भी मतलब कुछ भी नहीं कर सकते, पक्का नहीं है। हाँ, आप कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, किसी भी एक अच्छी डेमोक्रेसी के लिए एक अच्छा स्ट्रॉन्ग अपोजिशन और स्ट्रॉन्ग रूलिंग पार्टी होनी चाहिए। अब सारे ही सांसद अगर जो आपके बैठ जाएंगे वहां पर, तो कोई भी बिल आप यूं ही पास करवा लोगे, तो अपोजिशन तो है ही नहीं, तो तानाशाही आ जाएगी। नहीं, तो मैं आपसे वही तो पूछ रहा हूँ ना, कि जैसे आपने बोला कि जो डेवलपमेंट हुआ है वो मैंने खुद देखा है, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि फिर हार क्यों गए? तो कुछ लोग, वही मैं आपसे वही कह रहा था थोड़ी देर पहले, कुछ लोगों के ऐसे मुद्दे हैं जो आपने एड्रेस नहीं किए। अब रूम में एग्जांपल जो दिया था कि रूम में 5 लोग हैं, 4 का आपने ध्यान में रखा पर 1 का ध्यान में नहीं रखा, और डेमोक्रेसी एक से बनती है। मैंने कहीं न्यूज में पढ़ा था कि अयोध्या में जो बीजेपी हारी है, तो कुछ ऐसी न्यूज या रूमर्स फैला दिए गए थे, मतलब स्थानीय लोगों के बीच में, जिसके बहकावे में वो आ गए। आई एम नॉट श्योर, बट मैंने न्यूज में पढ़ा था। तो उसकी वजह से मतलब लोगों ने बीजेपी के अगेंस्ट में वोट दिया, जो भी था। हो सकता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या अभी भी मतलब लोगों की ये सोच है कि मतलब जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, तो लोग जैसे नहीं देखते हैं डेवलपमेंट, जैसे किसी ने कुछ बोल दिया या रूमर्स फैला दिए, तो उसके बहकावे में आते हैं। ये उत्कर्ष, आपने बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इंडिया में ना, कोई भी आपको, मैंने सबको तो मैं नहीं कहूँगा, पर मैंने जितना नोटिस किया है अपने पर्सनल लेवल पर, एक इन्फॉर्मेशन आपको मिली, किसी को एक इन्फॉर्मेशन मिली, वो कहाँ से आ रही है, सोर्सेस क्या है, थोड़ा सा सर्च कर ले, नहीं, कुछ नहीं, जो देखा वो सच मान लिया। कोई भी आप एक किसी भी न्यूज़ को एडिट करके आप कुछ भी दिखा सकते हो। प्रोपेगेंडा जो होता है, आप कुछ भी दिखा सकते हो। अपना न्यूज़ चैनल में भी देखता हूँ ना, हर अपना अपना प्रोपेगेंडा दिखाते हैं, सब डिबेट में। प्रॉब्लम ऑडियंस यहाँ पे अवेयर, आई थिंक यहाँ पे गलती किसी की नहीं है। मैं मानता हूँ जो पब्लिक है, जिनसे डेमोक्रेसी बन रही है, आप क्यों सर्च नहीं करते कि जो आपके एरिया का जिसका वहाँ पे क्या हुआ है, वोट करने वाले हो, आप कुछ पता कर नहीं, बस थोड़ा सा वो दे दिया, उसमें आप आगे विजन, आप ये देखिए ना कि आगे 5 साल बाद क्या हुआ, कितना वो पढ़ा लिखा, उसका क्या क्या करेगा हमारे लिए, क्या नहीं करेगा। अब जब लोग ही, इंडिया में एक तो वोटिंग परसेंटेज बहुत कम है, हालांकि इस बार तो काफी अच्छा वोटिंग परसेंटेज रहा इंडिया में, काफी स्टेट्स में अच्छा आया, और बढ़ना चाहिए, यूथ को पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि यार पॉलिसी हमारे लिए तो बन रही है, पापा की एज हो गई है, उनके लिए तो अब पॉलिसी ना भी बने तो भी वो थोड़ा सा टिप्पणी करेंगे और बैठ जाएंगे, बट हमारे बच्चे, हमारी जनरेशन, यूथ को पार्टिसिपेट करना चाहिए। एंड
उत्कर्ष हर एक चीज को क्वेश्चन करना चाहिए। और मेरे अकॉर्डिंग अगर मतलब जैसे जैसे वोटिंग होती है तो लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, जो लोग या वोट नहीं डालते, तो उनको कहने का ये कोई राइट भी नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। गवर्नमेंट ने ये किया, ये नहीं किया, कोई अधिकार नहीं है। कह रहा हूँ ना, आपके लिए बोलना बहुत आसान है, आपके लिए किसी को क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है, लेकिन क्या आप उसका हिस्सा थे? क्या आपने वोटिंग की? क्या आप मुंबई से वहां पर गए वोटिंग करने के लिए? या क्या आप, चलिए ठीक है, आप कह सकते हैं कि कोई पर्सनल रीजन की वजह से मैं नहीं जा पाया। आप जिस जगह रह रहे हैं, भले ठीक है आप मुंबई के अभी मतलब वोटर आईडी कार्ड हो सकता है आपका यहाँ का ना हो, लेकिन क्या आपने पास में चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं? किसी बच्चे, मैं जनरली यहाँ पर देखता हूँ कोई बच्चा गलत कर रहा होता है तो हम इग्नोर करके चल देते हैं। बच्चा है, ना समझ है। आप बड़े हो, जिम्मेदार युवक हो, एडल्ट हो, समझ है आपको, उसको हो सकता है उस चीज़ की ना समझ, बताइए उसको कि ये गलत है बच्चे, ये सही है, इसको ऐसे करो। जैसे मैं अपने जो जहाँ मैं रह रहा हूँ, ऑलमोस्ट जितने सारे बच्चे मैं सबसे कनेक्टेड हूँ, उनको हमेशा जब भी मुझे मिलते हैं कि तुम, मैं नहीं कह रहा तुम खेलो मत, तुम 5 घंटे खेलो, पर खेलो क्या? क्रिकेट, भागो, स्पोर्ट्स खेलो, और उसके बाद 3 घंटे पढ़ाई करो। 5 घंटे खेलो और 3 नहीं चलो 2 घंटे पढ़ लो, लेकिन खेलना मोबाइल से नहीं। वॉलीबॉल खेलो, स्पोर्ट्स, क्रिकेट, जो खेलना खेलो, भागो, कूदो, पेड़ों पे चढ़ो, ये चीज। अच्छा, ओवरऑल अगर मैं आपसे पूछूं, यूपी में स्टेट में भी बीजेपी है, हाँ, सेंटर में भी बीजेपी है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो पिछले, अगर अब मैं सेंटर की बात करूं तो पिछले 10-11 साल से बीजेपी है, और यूपी में पिछले 7 साल से, 7-8 साल से। तो ओवरऑल डेवलपमेंट से आप खुश हैं? थोड़ा सा ग्राउंड रियलिटी पे और काम करना पड़ेगा। जैसे मोदी जी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी मतलब बोलते हैं, गवर्नमेंट बोलती है कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पहले के कंपैरिजन में बहुत अच्छा हुआ है। इतने सारे मेडिकल कॉलेज खुल गए, बहुत सारे एयरपोर्ट खुल गए, बहुत से शहरों में पहले मेट्रो नहीं थी, वो आ गई, वो सारी चीजें आ गई। तो जब इतना सब कुछ हो गया है तो फिर ये फिर स्लोगन देने की क्यों जरूरत पड़ती है कि बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, क्यों? आई थिंक ये तो पता नहीं, जो लोग देते हैं वो जाने कैसा क्यों देते हैं, बट हाँ ये है, मैं वही बात पर आऊँगा कि एक अच्छी डेमोक्रेसी के लिए, एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए एक अच्छा अपोनेंट, स्ट्रॉन्ग अपोनेंट और एक अच्छी रूलिंग पार्टी। तो अभी जो मुझे लग रहा है अभी बैलेंस है, क्योंकि बीजेपी भी पूरा क्लीन जीत कर तो नहीं आई है, उनको भी सपोर्ट लेना पड़ा है। एनडीए की गवर्नमेंट है, ये नहीं कह सकता बीजेपी की गवर्नमेंट है, अलायंस है बेसिकली। तो इससे एक अच्छी चीज ये हुई है कि जो बाकी जो अपोजिशन है वो भी काफी स्ट्रांग है, उनके पास भी अच्छे खासे उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, तो जो भी बिल बनेंगे बहुत सोच समझ कर बनेंगे, और ये बहुत जरूरी है, अदरवाइज डिक्टेटरशिप आ जाएगी। अदरवाइज क्योंकि अब राजा भी नहीं हो तो मेरा जैसा मन करे वैसा कर लो। साउथ कोरिया जो वहाँ जिस तरह से वहाँ पे तानाशाह है, वहाँ की जो चीजें होती हैं, इंडिया में ऑब्वियसली कभी नहीं हुई वो चीज़ है, क्योंकि इंडिया बहुत, जब इतना हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी है देखा जाए तो, बट फिर भी इतना बड़ा नेशन है। आप हर एक 1.5 घंटे पे जाओ ना तो लैंग्वेज बदलती है, लोगों का पहनने का तरीका बदलता है, फिर भी लोग एक होकर रह रहे हैं और इतने सालों से अच्छे से रह रहे हैं। और इंडिया इज द मोस्ट डेवलपिंग कंट्री, जिस हिसाब से वर्ल्ड की चौथी इकोनॉमी बन गए। ये अब जैसा आपने बोला कि इंडिया इज द मोस्ट डेवलपिंग कंट्री, और हमारा जीडीपी ग्रोथ भी मतलब सही जा रहा है, सही जा रहा है। और अभी अगर मैं बात करूं तो स्टॉक मार्केट में हमने ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया, हम नंबर 5 पे आ गए। और अभी तो गवर्नमेंट का टारगेट है 2027 या 29 तक थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी का, आफ्टर यूएसए, चाइना एंड देन इंडिया। हाँ, तो जब इतना सब कुछ हो रहा है बट फिर भी कुछ ऐसे केसेस हो जाते हैं इंडिया में, कई जगह रेप्स हो रहे हैं, कई जगह मॉब लिंचिंग हो रही है, बिल्कुल। तो एक तरफ तो मतलब आप ये दिखाते हैं कि मतलब इंडिया की इकोनॉमी कंटिन्यू बढ़ रही है, हम ये ग्रोथ कर रहे हैं, वो ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो कुछ स्थितियां मतलब वैसी की वैसी ही है, कुछ चेंज नहीं हुआ। रेप पहले भी हो रहे थे, और रेप और आई थिंक मतलब कुछ जगह ऐसी जहाँ रेप कम हो गए, जो बढ़ गए, चाहे रेप 100 हो चाहे 1 हो, रेप तो हुआ ना, सोसाइटी के लिए खतरा तो वो है ही है, बिल्कुल। तो किया क्या आपने, ये कहना चाह रहा हूँ मैं, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, मेरे रेप रुके हैं? मेरे हिसाब से देखिए, मुझे जो पर्सनली लगता है कि लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाना बहुत जरूरी है। अब हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि सेल्फ डिफेंस उनको क्यों, आप अपनी माइंडसेट चेंज करो, तो आप माइंडसेट तो ये है कि आप सबका चेंज नहीं कर सकते, है ना, बट आप अपनी सुरक्षा कर सकते हो सकता है सामने वाला उस मूड में ही हो कि मारना ही चाहता है। अच्छा, आपने बोला कि माइंडसेट नहीं चेंज कर सकते कुछ लोगों का, बट कुछ लड़कियां होती हैं, मतलब
मतलब रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन कुछ फीमेल्स हैं उनका कमेंट आता है कि मैं तो शॉर्ट्स कपड़े पहनी हूँ और बाकी जो मेल लोग हैं वो अपनी सोच को मतलब चेंज करें। और लेकिन अभी हमने इससे पहले बोला कि मतलब कुछ लोग हैं जो अपना माइंड नहीं चेंज कर सकते। नहीं चेंज, बिल्कुल। तो मतलब जो चेंज नहीं कर सकते मतलब उनका फिर ऐसे ही रहेगा। और उत्कर्ष यहाँ पे चेंज पता है कैसे आएगा? चेंज ऐसे आएगा, देखिए अब मोदी जी हमेशा कह रहे हैं कि सेल्फ रिलायबल, सेल्फ रिलायबल रहिए, आप सेल्फ डिपेंडेंट रहिए। देखिए किसी भी सिचुएशन, चाहे वो लड़का हो या लड़की, आप थोड़ा सा है ना अपने आप को प्रिपेयर इस हिसाब से कीजिए कि कहीं हर जगह पेरेंट्स नहीं रहेंगे। अब हो सकता है मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊं या वर्ल्ड के, इनफैक्ट वो लड़कियां भी जो है जो कह रही है कि ठीक है हम शॉर्ट्स पहनेंगे, आप पहनिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए इन केस कोई ऐसा आपको मिलता है तो कम से कम आप इतने आप शॉर्ट्स पहनिए, अच्छी बात है, पर आप प्रिपेयर भी तो रहिए। आप अपने आप को उन चीज़ों में भी तो देखिए कि जहाँ पर आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए। आज ये इंडिया की बात है, अमेरिका में कल ऐसा होगा तो आप अमेरिकन को होगा तो पूरी ह्यूमैनिटी पे बात आ जाएगी। हाँ तो अभी क्या कहते हैं, ब्रिटेन में हो रहा है, ब्रिटेन में होने लगा। हाँ तो मैं तो यही कहूँगा, देखिए सेल्फ रिलायबल होना बहुत ज़रूरी है, सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए। यूथ है, क्या मिलेगा नशा करने से? ज़्यादा ही है अंदर लावा तो जिम में तोड़ो शरीर को, ज़्यादा ही दिमाग में जो बुद्धि है तो पढ़ो चीज़ें बहुत सारी, पर आप नशा कर रहे हो, अपने आप को कमज़ोर कर रहे हो, और फिर तुम ऐसे ज्ञान की बातें करना, ऐसा लेक्चर देना, और फिर जहाँ नेगेटिव तो नेगेटिव चीज़ें ही हैं, नेगेटिव तो स्पिरिचुअलिटी से दूर हो सकता है। मेरा एक क्वेश्चन है पॉलिटिक्स में, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि आपके अकॉर्डिंग कोई गवर्नमेंट है, चाहे बीजेपी हो चाहे कोई भी XYZ कोई भी पार्टी हो, उसको जैसे मान लीजिए वो किसी स्टेट में रूल कर रही है, तो उसमें आपके अकॉर्डिंग क्या पॉइंट्स होने चाहिए? मतलब एक मैं आपसे सिर्फ कुछ शब्दों में पूछना चाह रहा हूँ कि उस पार्टी को क्या करना चाहिए स्टेट के लिए। उत्कर्ष, आपके जो क्वेश्चन का आंसर उसी बात में है कि जैसे आप कह रहे थे ना, मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसा क्या करे जिसको देखकर जो मोस्टली नंबर ऑफ ऑडियंस है वो उनको वोट दे दे। आप जो कह रहे थे ना कि इंडिया चौथी इकोनॉमी बन गई, इतना सब कुछ हो रहा है, बट फिर भी लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले जो आपका सवाल है उसका जवाब ये है कि सबसे पहले आप लोगों के लिए काम करिए। ऑब्वियसली चौथी इकोनॉमी बनेगी तो लोगों का ही फायदा है, इसमें नो डाउट। बट आई थिंक कुछ लोग जो हैं वो शायद ये चीजें नहीं समझ पा रहे हैं कि जैसे हम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गए, उनको दाल रोटी सस्ती चाहिए बेसिकली क्योंकि एक्चुअली दाल रोटी तो सभी को सस्ती चाहिए क्योंकि लोगों का बजट भी नहीं, रीजन अब दाल रोटी सस्ती चाहिए। इसमें अब तो मैं बोलूंगा कि भाई जो ये गवर्नमेंट है उन्होंने मतलब टैक्स कुछ ज्यादा नहीं बढ़ रहा आपके हिसाब से? आप क्या प्लीज आप सुन रहे हैं तो कम करिए। हालांकि उसके रीजन है, कुछ रीजन है जो आम इंसान थोड़ा सा नहीं डिटेल में समझ पाता है। उसके टैक्स बढ़ाने की भी कुछ रीजन है, बट हाँ यही है कि देखो टैक्स बढ़ाने के कुछ रीजन है लेकिन ज्यादा नहीं बढ़ रहा, कुछ दिक्कत होती है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप प्लीज आम इंसान के लिए थोड़ा सा, क्योंकि इंडिया में मैक्सिमम पॉपुलेशन मिडिल क्लास है, वो लोग हैं आई थिंक 90% पॉपुलेशन इंडिया की 90% मिडिल क्लास है, तो थोड़ा सा ना उनकी बेसिक चीज़ें कि 2 वक्त का खाना अच्छे से मिल जाए और सिक्योरिटी एक से। मैं वही कह रहा हूँ कि आप बिल्डिंग खूब बड़ी बना लो, खूब चौथी तीसरी पहली इकोनॉमी बन जाओ, ट्रिलियंस में चले जाओ, जब तक आपका सिटीजन वहाँ सिक्योर नहीं है, जब तक आप अपने ही देश में सिक्योर नहीं हो, बाहर वालों को क्वेश्चन कर सकते हो बट अपने में इंडिया तो क्या, मतलब कुल मिला के आप ये कह रहे हो कि मतलब जो सिटीजन हैं उनके लिए कुछ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करिए, और जो सिटीजन है ग्राउंड रियलिटी पे काम होना बहुत जरूरी है। इमारत तो ठीक है, उसमें रहेंगे लोग ही, तो पहले लोगों के लिए करिए, इमारत बाद में। तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सब आजकल फ्रीबीज बहुत चल रहा है कि मतलब ये मतलब लाइट फ्री, बस यात्रा फ्री, और तो महिलाओं के लिए कुछ ज्यादा नहीं हो रहा। मतलब मैं महिलाओं के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट हर चीज में मतलब महिलाओं को ओके कर दिया जाता है कि उनको ही फ्री। मतलब मुझे तो कभी ऐसा लगता है कि भाई मैन भी एग्जिस्ट करते हैं सोसाइटी में। नहीं बिल्कुल मैन एग्जिस्ट करते हैं। एंड एक अच्छी चीज इसमें ये भी है कि देखिए मैंने कहीं कुछ दिन पहले मैं कुछ ऐसे पढ़ रहा था तो वहां मुझे समझ में आया था कि जैसे भगवान शिव है फॉर एग्जाम्पल, है ना, भगवान शिव है, तो भगवान शिव को डर नहीं है कि पार्वती कहाँ जाएंगी कहाँ नहीं जाएंगी। मैं आऊंगा कभी आध्यात्म में। पर मैं उस क्वेश्चन को उसको थोड़ा सा आंसर देता हूँ, क्योंकि भगवान शिव स्वयं में इतने सक्षम है।
तो ये जो फ्रीबीज मिल रही है, एक अब वही है ना कि आपके पास प्लेट में इतना सारा खाना है। कुछ दिन पहले मैं ताज सांता क्रूज का ताज मुंबई है उसमें गया था मैं, तो वहाँ मैंने इतना सारा खाना देखा, मैं आई वॉज वंडरिंग कि यार इतने सारे सलाद होते हैं, तो हम पत्ता समझ के निकाल देते हैं इसको, पता नहीं ये तो सलाद होता है। और किसी के घर पे 2 वक्त का खाना नहीं है। मुंबई में ही एक जगह हाई टावर है, उसके जस्ट नीचे झोपड़ी है, स्लम एरिया है। थोड़ा सा ना जो मतलब जो केपेबल है, प्लीज अब थोड़ा सा, सरकार नहीं कर रही है इन केस, मान लीजिए सरकार नहीं भी कर रही है और आपको लग रहा है कि सरकार को करना चाहिए और आप केपेबल हो, तो प्लीज आप कर दो किसी भी फॉर्म में। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे एक तरफ से बात आप ये बोलते हो, बहुत अच्छी बात है कि हम सबसे ज्यादा मतलब तेज आगे बढ़ रहे हैं, इंडिया इकोनॉमी में बहुत आगे बढ़ रहा है, इंडिया की जीडीपी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। बट अब ये देखो कि यूएस डॉलर के अगेंस्ट रुपी कंटिन्यू फॉल हो रहा है, ठीक है। दूसरी चीज, आप जब कंटिन्यू ये फ्रीबीज कर रहे हो, इसका अनाउंसमेंट आप ये लाओगे कहाँ से? क्योंकि गवर्नमेंट के रेवेन्यू पर तो असर पड़ेगा, तो आप ये दोगे कहाँ से? तो उससे सरकार का खजाना भी तो उससे खाली होगा। लेकिन उसके बाद ये मेरे वर्ड में किसी सरकार को ब्लेम नहीं कर रहा, बट ये वसूलेंगे कहाँ से? टैक्स लगा के। आई थिंक मुझे ऐसा फील होता है गवर्नमेंट को। आई थिंक इस, अगर देखो ये पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत वैलिड पॉइंट है, ये जो आप कह रहे हैं ना, बहुत ही वैलिड पॉइंट है। इनफैक्ट अच्छी चीज़ ये है कि एक पॉडकास्ट चैनल ने इस तरह का क्वेश्चन रेज किया है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू। और गवर्नमेंट को इस बारे में अगर जो उन तक ये वीडियोस पहुँचे या हमारा वीडियो पहुँचे, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा सोचना ज़रूरी है। क्योंकि देखिए आम इंसान अगर जब परेशान रहेगा तो दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो जहाँ कटिंग हो सकती है, जहाँ चीज़ें हो सकती है, करनी चाहिए, राइट है ना। आप सिर्फ वोट बैंक बढ़ाने के लिए कि दे दो फ्री में, वही चीज़ ना, है ना, कि सिर्फ इलेक्शन आ रहे हैं, ठीक है सब फ्री में बांटो, गलत है। बैलेंस। आपको पता है कि जैसे ये फ्रीबीज पॉलिटिक्स चल रही है, हाँ। एक कंट्री, हर पार्टी कर रही है, एक देश है, एक कंट्री है, तो उनका मैं उस देश का शायद नाम लेना मैं उचित नहीं समझता। उन्होंने फ्रीबीज बहुत पॉलिटिक्स खरीदी, बहुत ज्यादा, और उस अच्छा खासा डेवलप कंट्री था वो। आज की डेट में मतलब फ्रीबीज करते करते उसकी इकोनॉमी एकदम डाउन हो गई। बिल्कुल, एकदम एक बहुत ज्यादा डाउन हो चुके हैं वो। आई थिंक इंडिया में जो है रिस्पॉन्सिबल, जो अभी सरकार में जो लोग हैं रिस्पॉन्सिबल है काफ़ी, ऑपोजिशन हमारी काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है। इस मुझे ऐसा लगता है कि जो इस बार जो मोदी गवर्नमेंट फॉर्म हुई है ना, उसमें बहुत चीज़ें अच्छी होंगी क्योंकि ऑपोजिशन बहुत स्ट्रांग है। मोदी गवर्नमेंट में एक चीज अच्छी हुई है। हाँ, अच्छा आप बताइए। मोदी गवर्नमेंट और योगी गवर्नमेंट ने एक चीज बहुत अच्छी हुई है हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए। नोएडा में जो फिल्म सिटी बनी, एक अच्छी, थोड़ा सा मुंबई से वहाँ भी काम जाएगा, तो वहाँ थोड़ा सा लोगों को ना जॉब एम्प्लॉयमेंट। आई थिंक मुंबई इज ऑलमोस्ट फुल। हाँ, अब समंदर पे ही तो है, अब समंदर भर के कितनी जमीन काटोगे, राइट। किसी दिन शिव प्रलय में आ गए तो जल में हो जाएगी पूरी मुंबई। चलिए, आपने शिव प्रलय का नाम दिया तो चलिए आध्यात्म में आते हैं। बिल्कुल, स्पिरिचुअल, वेरी इंपॉर्टेंट, स्पिरिचुअलिटी, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट। आप आध्यात्म में विश्वास रखते हैं? मैं रखूँगा। उत्कर्ष में पहले भी था, बट जब से थोड़ा अवेयर हुआ और उस अवेयरनेस के साथ मैंने करना शुरू की चीज़ें अपनी लाइफ में आध्यात्म से रिलेटेड, और जब उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट आया तो मेरा जो बिलीफ था ना बहुत स्ट्रांग हो गया, और अब वो हिल नहीं सकता। आपका बिलीफ बहुत स्ट्रांग हो गया अपने लाइफ, मतलब कैसे, मतलब क्या 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 किया आपने, क्या महसूस हुआ, क्या जो भी है कुछ बताइए। मैम, जैसे नशा कौन करता है, या मैं ये कहूँ कि एक का जैसे कहते हैं कि हम बहुत थ्रिल में जब कोई चीज़ करते हैं, जैसे हम बहुत तेज गाड़ी चला रहे हैं तो उसे थ्रिल आ रहा होता है ना। मान लीजिए हम बहुत बंजी जंपिंग कर रहे होते हैं, थ्रिल आ रहा होता है ना। और वो सारे वो रोलर कोस्टर होते हैं, जो भी राइड्स होती हैं, कुछ समय के लिए वो हमारे माइंड को रोक देती है, क्योंकि उस वक्त हम बहुत उस मोमेंट में बहुत फोकस्ड होते हैं, थ्रिल होता है हमारे अंदर। तो जो थॉट्स है ना हमारे रुक जाते हैं, और उस वक्त हम उसी मोमेंट को एंजॉय कर रहे होते हैं। यही सेम चीज़ नशा देता है कि आप जैसे कोई भी नशा करते हैं वो ले लीजिए, तो आपके थॉट्स रुक जाते हैं, जो जिस तरह से माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते हैं रुक जाते हैं, आप उस मोमेंट को एंजॉय करते हो। कोई भी इनफेक्ट मान लीजिए ड्रिंक कर रहा है, तो ड्रिंक करते देखना उस मोमेंट को एंजॉय करेगा। यही एंजॉयमेंट अगर जब स्पिरिचुअलिटी में मेडिटेशन की तरफ आ जाओ, जो ध्यान करता है उसको नशे की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक क्लियर फैक्ट है, जो ध्यान करता है उसको थ्रिल की जरूरत पड़ेगी ही नहीं,
क्योंकि वो हमेशा उसका दिमाग संतुलित रहेगा, विचार उसके संतुलित रहेंगे, नकारात्मक ऊर्जा चाहकर भी उसके पास नहीं आ पाएगी। ये पावर है स्पिरिचुअलिटी की। तो मतलब आप आध्यात्म से अपने आप को कनेक्ट है, जो मतलब एक एनर्जी से हर इंसान को एनर्जी से एक अपने आप को कनेक्ट करते हैं, वो हाँ। आप इसी से करते हैं। बिल्कुल, हर एक इंसान को करना चाहिए। अच्छा, अब मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है। मेडिटेशन आप करते हैं? हाँ। अच्छा, मतलब कितना कितना मेडिटेशन जैसे कि अब तो मेरी स्टेज वो आ गई है जहां पर मैं 10 मिनट आराम से बैठ लेता हूँ, और कभी कभी 15-20 मिनट भी, कि आराम से अपने थॉट्स आते हैं। ऐसी बात नहीं, थॉट्स आएंगे, वो थॉट्स है, विचार है, उनका आना काम, उनका काम है, आते हैं, बट इम्पैक्ट नहीं कर पाते। लगातार नेगेटिव विचार आएगा, आके निकल जाएगा और इम्पैक्ट नहीं करेगा, और आम लोग, जो मैक्सिमम लोगों को इम्पैक्ट कर देता है वो। तो और वो चीज़ हो सकती है सिर्फ मेडिटेशन से। अब अच्छा, मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आप वो उस तरह से जो मेडिटेशन की फॉर्म में बैठते हैं। आप किसी भी बीच पर जाइए, सिर्फ समुद्र को देखते रहिए, उसकी लहरों को, बस मेडिटेशन की एक फॉर्म है। किसी खेलते हुए बच्चे को देखिए आप, लेकिन उस वक्त जब आप देख रहे हैं, हाँ, उस वक्त फिर आपका पूरा ध्यान उसी में रहेगा। आपने कभी बारिश हुई तो अच्छी बारिश का आनंद लिया, किसी पेड़ के नीचे बैठे, कहीं किसी पेड़ से आम तोड़ा, आई थिंक बीच पर जब कभी गए तो थोड़ा सा मिट्टी पैरों में लगी, फील किया। पानी हम पी जा रहे हैं, बट उस पानी के घूंट को फील नहीं कर रहे हैं। ये भी एक मेडिटेशन की फॉर्म है। जरूरी नहीं आपके वैसे ही बैठो, आप लोग काम करते करते लोग काम, आप अगर जो अपना काम फोकस होकर कर रहे हैं, वो एक मेडिटेशन का हिस्सा है। ओके। पूजा पाठ कुछ करते हैं आप? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। किस बहुत ज़्यादा मतलब मैंने बहुत ज़्यादा, सॉरी मैं ज़्यादा स्ट्रेस दे दिया। मैं करता हूँ, इसलिए किन की करते हैं, किन को मानते हैं सबसे ज़्यादा? पहले तो जो हमारे देवी देवता हैं, जो मतलब कहते हैं कि हमारे कुल के जो देवी देवता होते हैं, कुल देवी, कुल देवता। सबसे पहले तो अपने माता पिता जो है उनको प्रणाम करता हूँ। राइट। मेरे हमारे जो गुरु हैं उनको प्रणाम करता हूँ कि गुरु गोविंद दोहु करे काके लागू पाए। तो सबसे पहले गुरु वो है, गुरु के। और फिर जो हमारे जितनी भी हमारी शक्तियाँ हैं, भगवान शिव के रूप में है, श्री कृष्ण के रूप में है, गणेश जी के रूप में है, सभी को किसी की भी करिए आप, किसी शक्ति है वो, रूप अलग अलग शक्ति है, ईश्वर एक ही है। हाँ, आप मांगे तो उनसे, आप कभी बोलिए कि परेशान हूं मैं, देखिए आपको निवारण मिलेगा, बशर्ते फिर आप ये ना हो कि मन में द्वंद्व हो कि यार मिलेगा या नहीं मिलेगा। जब आपने मांग लिया, अपने उस शक्ति से मांग लिया, तो ये मन में विश्वास रहना चाहिए कि अब मिलने से कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आपने मांगा था? मांगा है और मिल रहा है, मांगा है और मिल रहा है। और मैं वही कह रहा था थोड़ी देर पहले, ग्रेटिट्यूड। राइट। पहनने के लिए ठीक कपड़े हैं, खाना मिल गया है। बहुत लोग हैं जिनके पास नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास नहीं है। मैं अभी जहाँ रहता हूँ, तो अब हमारा तो घर ठीक है, तो हमने अच्छा सजा दिया है, पर कुछ आगे चल के लोग स्लम में रहते हैं। वो बारिश के समय उनके घर में पानी भर जाता है, तब एहसास होता है कि थैंक गॉड हमारे पास ये तो है। उतना ग्रेटिट्यूड रहे, और इंसान के अंदर सुधार स्पिरिचुअलिटी से ही आएगा। आप नशा कितना भी कर लो, कहीं भी थाईलैंड घुमाओ, बंजी जंपिंग कर लो, लेकिन दुनिया के किसी कोने में आपको पीस नहीं मिलेगा। पीस आपके अंदर है, जागृत करना पड़ेगा। आपने बोला कि सुधार स्पिरिचुअलिटी से ही आएगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इन सब चीज़ों को कुछ मानते नहीं। वो बोलते हैं कि ये सब इमेजिनेशन है, सब फिक्शन है। उनके लिए कुछ परेशान, कहीं ना कहीं परेशान है, इसलिए तो उनके मुंह से जहर निकल रहा है। ना, वो मतलब क्या कहते हैं, अब जैसे महाभारत हुई थी, हाँ। और रामायण का वो प्रूफ मांगते हैं कि प्रूफ क्या है कि मतलब वो गॉड है। मैं वही सोच रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि उनके मन में ये सवाल आ कैसे रहे हैं। क्योंकि जो स्पिरिचुअलिटी पर है, जिसका विवेक उसके कंट्रोल में है, आई डोंट थिंक सो ऐसे सवाल करेगा। ये सवाल, ये आप क्या क्वेश्चन कर रहे हो? आप अपने पिता से अपना प्रमाण मांग रहे हो कि आप मुझे प्रमाणित करिएगा आपकी ही औलाद हो? तो सॉरी, ये गलत है। आई थिंक ये इस तरह से क्वेश्चन बनते नहीं, उत्कर्ष क्वेश्चन ही नहीं बनते। आप किसी एक चीज की एग्जिस्टेंस पे सवाल करना अच्छी बात है, लेकिन आप देखिए तो कितने सालों से कितने टेक्स्ट हैं, कितनी सारी चीजें हैं। या तो आप पढ़िए, पूरा इतिहास पढ़िए, तब आपको जब कमी लगे तब आप बात करिए। सुप्रीम कोर्ट, आई थिंक इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ऐसी तो नहीं हो सकती कि वहां पर उन्होंने राम मंदिर बनाने का कह दिया। कितने सालों से केस चल रहा था, बहुत सालों से। ऐसे ही तो नहीं दे सकती वो कि नहीं भाई बस बनवा दो आप। कुछ तो रहा होगा ना। सुप्रीम कोर्ट न्यायमूर्ति, इतना बड़ा
संस्था है वो तो कुछ तो रहा होगा। और अभी 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 तो अब तो मतलब मैंने कहाँ खुदाई में मंदिर चीजें हाँ मिल रही है। और अब ठीक है, अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो कि चलो ऐसा कुछ प्रूफ, तो आप किसको मानोगे फिर? तो एक काम करो, फिर मांस काट के खा लो, फिर इंसान का ही खा लो फिर। तो अगर जो आपको ये दिक्कत हो रही है मानने में, तो मतलब फिर तो आप ये है कि सब पे सवाल करोगे। फिर आप जब सोचो इतनी बड़ी चीज पे आप सवाल कर रहे हो, तो फिर तो आप सब चीज पे सवाल करोगे। तो फिर अब फिर मुझे लग रहा है कि इंसान की कैटेगरी में तो वो नहीं आ सकता ना इंसान, वो इंसान की कैटेगरी में नहीं आ सकता। बट मैंने आजकल की जो जो जनरेशन है, बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो बिल्कुल भी नहीं मानते हैं गॉड को। कुछ नहीं, वो बोलते हैं कि कुछ कुछ होता ही नहीं है। जो कुछ होता है इंसान होता है, जो कुछ हूँ मैं हूँ। और बोलते हैं कि सिर्फ मतलब साइंस पे उनका बिलीव होता है और अच्छी बात है, और गॉड पे कुछ नहीं है। और कहते हैं कि ये आपने जो रामायण है, महाभारत है, बाकी जितने भी ग्रंथ पुराणों की बात करते हैं, सब एक इमेजिन की हुई स्टोरी। मैं उनके लिए इस चीज के लिए खुशी हूँ, उनको किसी चीज पर तो विश्वास है, क्योंकि विश्वास जरूरी है। किसी चीज पर तो है उनको। चलो साइंस पे अच्छी बात है, साइंस पर विश्वास है। हमें हमारी कुछ शक्तियों पर विश्वास है, पर उनको साइंस पर अच्छी चीज ये है कि उनको विश्वास है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, उनको साइंस पे सिर्फ इसलिए विश्वास है क्योंकि वो प्रूफ देता है और लॉजिक के अकॉर्डिंग। उनको हमारे ग्रंथ में वो चीज दिखती नहीं, आई थिंक। अब तो उत्कर्ष उसको देखने के लिए ना जो विवेक है ना बहुत ज्यादा चाहिए। और वो विवेक जब अर्जुन को भी श्री कृष्ण ने कहा, गीता में एक वर्ष है आपने शायद, कि मैं आपको ना अपना विराट रूप दिखाता हूं। विराट रूप। तो अर्जुन का साफ साफ ही कहना था कि प्रभु मैं एक आम इंसान होकर इन चरम चक्षुओं से कैसे वो आपका विराट रूप देखूंगा। दिव्य दृष्टि दी थी। तब उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं। तो उनके लिए जो लोग कह रहे हैं, आई थिंक वो इन आंखों से नहीं, उसके लिए बहुत विवेक चाहिए। और जब उन्होंने अपना एकदम विराट रूप जो दिखाया, विराट रूप, और वो भयानक रूप हो गया था, तो अर्जुन ने उनसे प्रार्थना की थी कि आप कृपया करके ये रूप अपना समेट लीजिए। देखो उत्कर्ष, मैं पर्सनल, देखो अब मैं सबकी तो मैं नहीं कह सकता, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। स्पिरिचुअलिटी में जब से मैंने जाना शुरू किया है, वो शक्तियाँ पहले भी थी, पूजा पाठ का इन्वायरमेंट घर में भी है, अधिकतर सब घरों में होता है। सही बात है ना। और जो नहीं भी मानते वो कुछ किसी चीज़ को तो मानते हैं। आप कह रहे हो साइंस को ही मानते हैं, चलो मानते हैं, किसी चीज़ को मानते हैं। जब मैंने मानना शुरू किया अपनी चीज़ों को, तो मैंने अपने साथ पॉजिटिव चीज़ें देखी। क्यों हमेशा अब एक किसी का एक रूम गंदा है, ठीक है, तो उसको देख के मैं फीलिंग आ जाती है कि यार ये, और वही रूम साफ हो तो एक अलग से मतलब एक वाइब्स आती है पॉजिटिव। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ चीजें हमें इस तरह से हार्मोन्स देती है कि यार ये चीज अब अच्छी लग रही है। करेक्ट। तो इसी तरह से जब हम स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर होते हैं, अब ऐसा नहीं हो सकता उसमें कि मैं ये कहूँ कि ये फल मेरे तोड़कर मेरे मुंह में आ जाए, वैसा तो नहीं हो सकता कभी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। प्रभु से कभी भी आप चमत्कार की उम्मीद मत करिए। अपने मैं कुछ दिन पहले किसी को सुन रहा था, वो ये कह रहे गुरु से मांगो मत, आशीर्वाद लो। प्रभु से मांगो मत कि मुझे मतलब वही चीज है कि मुझे ये सब मिल जाए। आम इंसान अब क्या मांगेगा कि चलो ज्यादा से ज्यादा कि दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाऊं। आशीर्वाद मांगिए, क्योंकि भगवान राम अपने गुरुओं का आशीर्वाद मांगते, पूजा करते थे अपने गुरु, अपने गुरुओं को पूछते थे। श्री कृष्ण जो थे, जब वहां अपने रहते थे युवावस्था में, जब वो रहते थे, मदद करते थे दूसरों की, शक्ति थी, आवाज था उनको, गुरूर कभी नहीं आया। भगवान राम से एक चीज मुझे याद है कि जैसे रामायण पढ़ी है आपने? हाँ पढ़ी है ना। तो उसमें एक जगह जिक्र है कि जैसे राम जी के बारे में, माता सीता के बारे में तो सभी लोग जानते हैं। हाँ। लेकिन जो लक्ष्मण जी थे, और उनकी जो वाइफ थी उर्मिला जी, हाँ, तो जब उनको पता चला कि राम जी और सीता जी जा रहे हैं और लक्ष्मण जी साथ में जा रहे हैं, तो उर्मिला जी ने ये कहा कि ये तो जाएंगे, मतलब तो ये साथ में उनका मतलब ध्यान रखेंगे, ख्याल रखेंगे उनकी पूरी सुरक्षा के लिए। तो एक जगह मतलब उसमें जिक्र है कि उन्होंने निद्रा देवी से हाथ जोड़कर आह्वान किया था कि ये जैसे 13 से 14 साल, मतलब 14 साल तक वो वहां पे रहेंगे, तो ये 14 साल तक आप उनको उनकी सारी नींद मुझे दे दीजिए, उनकी सारी नींद। तो वो 14 सालों तक सोती नहीं, तो जिससे जो लक्ष्मण जी की नींद थी वो उनकी वाइफ ने ले ली थी, और लक्ष्मण जी ने राम जी का पूरा मतलब ध्यान रखा था। तो आपको लगता है कि मतलब ये जो समर्पण था, ये जो समर्पण था, तो आज की जो जनरेशन और आजकल का जो जमाना है, कोई लड़की तो करेगी अपने हस्बैंड के लिए? क्या लगता है? इसलिए नहीं कर पाएगी। कर इंसान
एक दूसरे के लिए कब करता है। मैं नींद की बात नहीं कर रहा, मतलब जो हाँ मैं बिल्कुल मैं त्याग आपका और सवाल, हाँ, समर्पण की बात कर रहा हूँ। यहाँ बात सिर्फ नींद की तो नहीं वो कर है, पाएगी? यहाँ ओवरऑल बात कर रहे हैं हम लोग कि जो समर्पण की जो आप बात कर रहे हैं ना, इंसान एक दूसरे के लिए जब ही, आप राम और सीता का प्रेम तो देखिए, राम और लक्ष्मण का प्रेम तो देखिए, भगवान श्री माता पार्वती। हाँ भगवान, मैं कह रहा था ना कि भगवान शिव को चिंता नहीं है कि पार्वती कहाँ गई है, क्योंकि शिव स्वयं में समर्थ है। व्यक्ति इनसिक्योर कब होता है, जब उसके अंदर कमियां होती हैं, तभी वो अपनी वाइफ पे हाथ उठाएगा, तभी सवाल करेगा तुम कहाँ गई थी। नारी शक्ति अगर जो रहेगी तो वो हमेशा, कोई भी विकास, कोई भी समाज, कोई भी देश हमेशा संतुलित रहेगा और प्रगतिशील रहेगा। अब नारी का सम्मान करने के लिए, मतलब ऐसे मैं ये एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, वो मतलब आध्यात्म से संबंधित नहीं है। जब आपने बोला नारी शक्ति, तो सभी लोग सम्मान करते हैं। हाँ। लेकिन अब कुछ नहीं लगता आपको कि कुछ आजकल की बहुत सी लेडीज हैं, वुमेन हैं, गर्ल्स हैं, जो मिसयूज कर रही हैं? मिसयूज कर रही हैं। अभी आप देखो कि इंडिया में डिवोर्स के केस के बाद एलिमनी का कितनी मांगी जा रही है। नो डाउट कर रही है। अभी अतुल सुभाष पढ़ाई, नो डाउट कर सुसाइड कर लिया। गलत है। देखो कहीं ना कहीं भले ही आप मत मानो किसी पावर को, किसी चीज को मत मानो, लेकिन आपको हिसाब तो देना है। हिसाब देना है। मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ कि वो त्याग और समर्पण है जो लक्ष्मण जी की वाइफ जो उर्मिला जी थे उन्होंने किया था, वो आई थिंक नहीं कर पाएंगे आज की डेट में शायद। आज का थोड़ा बहुत अच्छा उत्कर्ष, ऐसे आई थिंक कुछ लोग ऐसा है भी जो अब ऑब्वियसली उस उतना तो नहीं, लेकिन समर्पण है उनका। कुछ लोग ऐसे हैं और वो समर्पण जब ही है, मतलब बहुत लोग हैं। हाँ, लेकिन आजकल जो केस हो गया ना, तो अब केस भी बहुत ज्यादा हो गया ना, तो मैं सभी के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन कुछ वो क्या कहते हैं, वो मिसयूज नहीं हो रहा आपको? मिसयूज तो हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। जो महिलाओं के फेवर में जितने भी लॉ एंड ऑर्डर बने हुए जो कानून है, उनका मिसयूज नहीं, आजकल भयंकर मिसयूज हो रहा है। मिसयूज हो रहा है, नहीं होना चाहिए। डेली न्यूज आती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए वही है ना कि अब आपके हाथ में AK-47 दे दी गई है, मान लीजिए लॉ दे दिया गया आपके हाथ में, तो आप मारोगे थोड़ी किसी को, सुरक्षा के लिए है। पर अब मिसयूज हो रहा है तो ये बहुत गलत है और नहीं होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि इंसानी है सब कुछ। कितना कोरोना के समय मैंने यही सीखा कि इंसान चला जाता है, पता है, कुछ नहीं रहता। अतुल सुभाष जी जो थे कि भगवान आत्मा को शांति। अतुल सुभाष जी का केस इतना हाईलाइटेड हो गया था, उसके बाद एक और दिल्ली के काफी सारे केसेस आए, उसके बाद बहुत सारे केस आए। अब देखो आप अब फिर एक तो आप स्पिरिचुअलिटी को नहीं मान रहे हो, ऊपर से आप ऐसे काम कर रहे हो। हिसाब यही होना है आपका। हिसाब तो होना है। आखिरी सांस से पहले, जब आपकी आखिरी सांस होगी ना। अच्छा, जैसे आपने ये बोला ना कि हिसाब तो होना है। हाँ। मैं आपसे वही बोल रहा हूँ कि कुछ लोग जो हैं वो आध्यात्म को मानते ही नहीं है। वो ये भी मानने को तैयार नहीं है कि उनका हिसाब भी होगा। वो उनसे आप पूछो, उनका सीधा होता है कि कौन देख रहा है। सीधा बोलते समय जब वो ऐसे, मतलब इनके लिए जवाब वही है कि समय जवाब देगा उनको। समय, हम किसी को बदल नहीं सकते, किसी को जो हम बदलना चाहिए जबरदस्ती किसी को नहीं बदल सकते। समय जवाब दे। ठीक है, चलिए लास्ट में एक हमारा राउंड होता है। अच्छा, रैपिड फायर। ओके। आध्यात्म को हम ये रोक देते हैं, रैपिड फायर। रैपिड फायर में आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें आपको यस और नो में आंसर देना है। ओके, यस और नो। यस और नो। स्किप नहीं कर सकता मैं? नहीं कर सकता। ठीक है, यस। रेडी? ओके। और सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है, फैमिली या फ्रेंड्स? फैमिली या फ्रेंड्स भी तो अच्छे होते हैं। अब आपने देखो मुझे एक ही 2 ही चॉइस दी है, फैमिली या फ्रेंड्स, तो मैं फैमिली, क्योंकि मैं फ्रेंड्स को अपनी फैमिली मानता हूँ। ओके, गुड। सिनेमा की थिएटर, आई मीन फिल्म्स की थिएटर? थिएटर बिल्कुल। लोग तो मतलब मूवीज आई एग्री। इनफैक्ट मैं भी उसी लाइन में हूँ, लेकिन जो थिएटर की जो फॉर्म है ना, बहुत प्योर है। लाइव इंटरेक्शन ऑडियंस से, लाइव एकदम। सिनेमा में टेक्निकलिटी है, बहुत सारी चीजें हैं, बट जब मुझे पहली प्रेफरेंस पूछे हो तो थिएटर की जो फॉर्म है ना, बहुत प्योर है। काश ऐसी फॉर्म सिनेमा में आ पाए। फॉर्म प्योर है, मैं इसलिए थिएटर ऑफ कोर्स यार। ओके, वेज या नॉन वेज? नॉन वेज। सॉरी व्हाट? वेज और नॉन वेज? अरे प्योर वेज यार, सॉरी नॉन वेज मैंने बोल दिया, प्योर। पहले नॉन वेज बोल दिया आपने। हालांकि मैं अंडे खाता हूँ, आई डोंट नो दैट काउंट्स इन नॉन वेज, और मैं अंडे खाता हूँ। नॉन वेज तो मैंने बाकी वैसे कभी कुछ नहीं खाया, लेकिन वो हाँ मैं अंडे खाता हूँ कि थोड़ा जिम वगैरह करता हूँ इस वजह से। एंड उत्कर्ष मैं सोच रहा हूँ छोड़ दूंगा अंडों को भी। आगरा की मुंबई? अरे यार
यार आगरा मुंबई में भी नहीं आ सकता क्या? या मुंबई आगरा में? एक आंसर देना है। मुंबई। मुंबई कर्म भूमि यार। कर्म भूमि तो वो भी तो नहीं जन्म मैं माना वो भी जन्मभूमि नेटिव प्लेस है आपका। एक जन्म वहां हुआ था, दूसरा जन्म यहाँ हुआ है, और शायद अंतिम सांस भी अब यही रहेगी। ओके। कर्म भूमि है क्योंकि कोई कृष्ण ने साफ साफ कहा है कि कर्मी पूजा है, तो कर्म बिल्कुल बिल्कुल। बालपन चला गया। योगी जी की अखिलेश यादव। और यार अखिलेश यादव के फैंस मुझे मिल गए ना, ये आंसर करना जरूरी है। आंसर दीजिए। आई थिंक योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ पर्सनली। ओके। अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं। हाँ। तो इन फ्यूचर आगे आप मोदी जी को ही देखना चाहेंगे या कोई और? मैं योगी आदित्यनाथ को देखना चाहता हूँ मोदी जी के बाद। मोदी जी के बाद, क्योंकि जिस तरह का उनका जो विजन मुझे लगता है ना, काम करने का जो उनका मैंने तरीका देखा है, जो विजन देखा है, जो इतना डेवलपमेंट में, अब पूरी तरह से तो इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ कि सब कुछ परफेक्ट हो, हर सबको खुश रखना तो बहुत मुश्किल होता है, पर अधिकतर लोग वहाँ खुश हैं, अधिकतर लोग काम से खुश हैं। तो मैं योगी जी को ये देखना चाहता हूँ कि जब वो इतने बड़े स्केल पर जब काम करेंगे तब इंडिया कैसे चेंज होता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा देखना, क्योंकि अब मोदी जी ऑब्वियसली थोड़ा एज भी उनकी हो गई है, तो ठीक है, उनको रेस्ट की भी जरूरत है। बट नेक्स्ट बट एज होने के बाद भी अभी लगातार मतलब फुल एनर्जी से काम कर रहे हैं। हम जैसों के लिए सीखने वाली बात है। इन जितना यूथ देख रहा है, प्लीज ये सीखने वाली बात है कि मतलब हम थोड़ा सा थक गए, बैठ गए, थोड़ा सा थक गए, ला सिगरेट ना, थक गए ये ला अगड़म शगड़म चीजें। एंड अब चलो मोदी जी का एग्जाम्पल है, जो लोग सवाल करते हैं सुबह का योगा करते हैं, आध्यात्म बैठते हैं, थोड़ा सा वॉक लेते हैं, अपने जो नेचर में उनको रहना पसंद है, तभी तो इतना कर पा रहे हैं, तभी तो इतना और वो मैंने उनका एक सुना था कि वो बोल रहे थे कि आपके अंदर मतलब एक लगन हो ना देश के लिए कुछ करने के लिए, या कुछ मतलब कुछ भी, तो आप लगातार मतलब आप काम करिए तो आपको थकान नहीं होगी थकान। और आपने मैंने एक चीज नोटिस करी है कि जैसे जो हम जैसे आप लोग हैं या जो ऑडियंस मतलब बहुत सी पब्लिक है, उनको कहीं ना कहीं कुछ बीमारी मैंने होते हुए देखा, मैंने मोदी जी तक बीमार होते हुए नहीं देखा। बिल्कुल। नोटिस सर, अगर आप सुन रहे तो प्लीज हमारे लोगों को बता दीजिए आपकी सेहत का वो राज क्या है। वो राज यही है कि जितना मैंने उनके सर्च करके पढ़ा है कि वो एक तो योग काफी करते हैं, आध्यात्मिक रहते हैं, और सात्विक भोजन। जब आप स्वस्थ सात्विक भोजन लोगे तो बीमारी आएगी लेकिन चली जाएगी, लंबे समय तक नहीं टिकेगी। राइट। हाँ, ऐसा होता है क्योंकि बॉडी प्योर है आपकी, क्लीन है एकदम, तो उसमें ऐसा कुछ टिक नहीं सकता। टॉक्सिक है बॉडी अंदर से, थॉट्स ही प्योर नहीं है, तो तुम क्या उम्मीद कर रहे हो? करेक्ट। सबसे पहले थॉट्स आपके प्योर रहे, आप एकदम चमकता हुआ चेहरा हो, ग्लो हो, जिससे मिलो अच्छे से मिलो, प्यार से बातचीत करो, एक चंचल हवा की तरह चलो, लोग देखो दुनिया कितनी अच्छी बनती है। ओके, दैट्स गुड। ओके ब्रजेश, और आज का हमारा पॉडकास्ट यहीं पे खत्म होता है। तो मैं तो चाहूँगा आगे बहुत लंबी बातचीत चले, बट टाइम लिमिटेड है। टाइम इज प्रीशियस। सो थैंक यू वेरी मच यहाँ पे आने के लिए। थैंक यू सो मच। और लास्ट में एक रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारी जो ऑडियंस है, हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो एक्टर्स हैं, मतलब जो एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए आपका कुछ मैसेज? बिल्कुल यार, अच्छा मैसेज है उनके लिए। तो सबसे पहले अगर जो आप मुझे सुन रहे हैं, देखो अगर जो आप एक्टर हैं या इनफैक्ट किसी भी प्रोफेशन में हैं, ट्रेनिंग सबसे पहले लेना उस चीज़ की फील्ड की अच्छे से नॉलेज, ट्रेनिंग उसके बारे में अच्छे से पता करके, और इंटरनेट है, मोबाइल है, सब कुछ चीज़ें हैं। अब ये बहाना मत देना कि मैं गांव में हूँ तो मैं डांस नहीं सीख सकता है, मुंबई नहीं आ सकता। इंटरनेट है, मोबाइल है, वहीं सीखिए, प्रैक्टिस करिए। और यहाँ मुंबई में अगर जो आप स्पेसिफिकली फॉर एक्टर्स, अगर जब मुंबई में आप आ रहे हो तो प्लीज़ रेडी होकर आना, क्योंकि यहाँ पे युद्ध करना है, यहाँ पे युद्ध की कला नहीं सीखनी, क्योंकि यहाँ पे रण क्षेत्र इतना बड़ा है कि आप खड़े होगे तो आप मार दिए जाओगे। मतलब उस सेंस में कि आपको क्राफ्ट मजबूत रखनी है, अपने आप को इमोशनली मजबूत रखना है, क्योंकि थोड़ा सेटबैक्स आते हैं फाइनेंशियली, थोड़ा सा प्लीज घर से सपोर्ट है, बहुत अच्छी बात है, बट एक ऑल्टरनेट अपना बना के रखना, और डेडिकेशन के साथ, और जिस भी फोर्स को, पावर को, शक्ति को आप मानते हो, कम एंड जस्ट स्टार्ट योर जर्नी। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ कि ब्रिजेश जी ने आपको जो भी एक्टिंग के बारे में समझाया है या आपको अवेयर किया है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और थैंक यू ब्रिजेश जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आने के लिए। नमस्ते टू ऑल योर व्यूअर्स।